गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हमने साधारण ब्याज का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया, लेकिन साधारण ब्याज के टॉपिक के बाद हम पढ़ने वाले थे चक्रवृद्धि ब्याज का टॉपिक। लेकिन बच्चों की अनुरोध के कारण हमने टॉपिक स्टार्ट किया है बट्टा, डिस्काउंट और छूट के बारे में। ये तीनों एक ही चीज होती है, बट्टा हो या डिस्काउंट हो या छूट हो, तीनों एक ही चीज होती है। इसके बाद हम एक टॉपिक पढ़ेंगे साझा। ये दो टॉपिक कवर करने के बाद हमारे वापस चक्रवृद्धि ब्याज की ओर अग्रसर करेंगे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम आ चुके हैं, एक दो अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम है, उनमें बट्टे का क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने लाभ हानि कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने सोचा बट्टा बाद में करवा लेंगे, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। अब बट्टा क्या होता है, बट्टा नहीं समझते लोग कि बट्टा होता क्या है, लेकिन लोग डिस्काउंट और छूट समझते हैं। डिस्काउंट मतलब अगर कहीं पर भी मार्केट में लगे, मॉल में गए आप, वहां पर लगी हुई है सेल, तो यहाँ पर 50% ऑफ है, यानी कोई चीज 100 रुपये में आ रही है, 100 रुपये उसका अगर रियल मूल्य है, मार्किंग प्राइस है, 50% ऑफ का मतलब उसका 50 रुपये मूल्य हो गया। कोई भी जींस आ रही है आपके 5,000 रुपये में, 50% डिस्काउंट का मतलब हो गया कितने में आएगी, वो कितने में आएगी, 2,500 रुपये में आएगी। इसका मतलब डिस्काउंट समझते हो क्या होता है, कहीं मोबाइल खरीद रहे हो ऑनलाइन, वहाँ पर वो 50% ऑफ चल रहा है, 70% ऑफ चल रहा है, 90% ऑफ चल रहा है, वैसे डिस्काउंट समझते हो नहीं समझते हो, बिल्कुल समझते हो। तो डिस्काउंट संबंधित आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य का बहुत कम काम रहने वाला है, ये एक चीज आपको याद रखनी चाहिए। हाँ होगा काम, ये नहीं कहूँगा होगा नहीं, अलग अलग क्वेश्चन में होगा, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में आप पर्टिकुलर पूछ ले तो क्रय मूल्य का काम होगा, वरना नहीं होगा। अब इसमें अंकित मूल्य, मार्किंग प्राइस, लिस्ट यानी लिखा हुआ मूल्य, मुद्रित मूल्य, एक ही चीज होती है। अब देखते हो, मैं आपको धीरे धीरे टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। सबसे मूल्य आप लिखते हैं अंकित मूल्य, क्योंकि डिस्काउंट किस पर होता है, अंकित मूल्य। अरे जो कोई वस्तु दे रखी है उस पर जो लिखा हुआ मूल्य वो रियल मूल्य थोड़ी होता है, वो अंकित किया हुआ है। अब उस पर हम छूट देते हैं, उसके बाद लाभ कमाता है दुकानदार, वही होता है। तो अंकित मूल्य हो गया वस्तु, और इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य। किस प्रकार होता है वो देखो। विक्रय मूल्य समझते हैं ना हम, सेलिंग प्राइस एसपी, और अंकित मूल्य को हम बार बार नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे मार्किंग प्राइस या फिर लिस्ट प्राइस। लिस्ट है ना लिखा हुआ मूल्य, या मुद्रित मूल्य, कुछ भी मुद्रित है, मुद्रा किया हुआ मूल्य, लिखा हुआ मूल्य हो जाएगा अंकित मूल्य। एमपी मार्किंग प्राइस, ज्यादातर हम एमपी का प्रयोग करने वाले हैं। ओके, अब मान लो कोई वस्तु 1,200 रुपये उसका मार्किंग प्राइस है, और वो वस्तु हमें कितने में दे रहा है, 1,080 रुपये में दे रहा है। कितने में दे रहा है, 1,080। आपसे पूछ ले कि वो कितने % का बट्टा दे रहा है, मतलब छूट दे रहा है, तो ये देखो इन दोनों में से घटाओ आपस में 1,200 को, ये हो जाएगा 120 रुपये का छूट कर रहा है। किस पर कर रहा है, 1,200 पर कर रहा है, तो गुना हो जाएगा 100। छूट हमेशा किस पर ज्ञात होगी, मार्किंग प्राइस। ये याद रखना आपको, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 10% क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है या फिर डिस्काउंट दे रहा है। कितना प्रतिशत दे रहा है, 10% डिस्काउंट दे रहा है। सिंपल सी, छोटी सी, प्यारी सी बात है ये। आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बट्टा होता क्या है और बट्टा किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। अब देखो ये आगे डिस्काउंट, बट्टा, छूट वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है। जो डिस्काउंट होता है या छूट होती है, ये वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये याद रखना। अंकित मूल्य पर देने वाला छूट है। दूसरी बात हमने पढ़ा था लाभ हानि, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो लाभ या हानि होगा वस्तु के क्रय मूल्य पर होगा, यानी खरीदा गया मूल्य पर। अगर कम में बेच रहे हैं तो हानि होगी, ज्यादा बेच रहे हैं तो लाभ होगा। इसी प्रकार छूट या डिस्काउंट किस पर निर्भर करने वाला है, आपके अंकित मूल्य पर निर्भर करने वाला है। यानी अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है, और अंकित मूल्य पर ही कितनी छूट दी जाती है, वो दी जाती है। विक्रय मूल्य पर छूट नहीं दी जाएगी, आपके विक्रय मूल्य हो जाएगा बेचा गया मूल्य। अभी आप आगे प्रश्न करोगे तो समझ में आ जाएगा। अंकित मूल्य हो जाएगा मार्किंग प्राइस, अंकित मूल्य ये हो जाएगा एमपी मार्किंग प्राइस। हमेशा क्या रहने वाली है आपके पास, 100। आपको ये हमेशा करना है कि अंकित मूल्य 100 ही रहने वाला है, ठीक है। हमेशा हमेशा कितना रहेगा, 100 रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने क्रय मूल्य में पढ़ा था, क्रय मूल्य 100 रहेगा, या अंकित मूल्य 100 लेकर प्रश्न करना है, क्योंकि यहाँ ज्यादातर आपके काम आने वाला है अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। इन दो के आधार पर हो जाएंगे। अगर किसी प्रश्न में पर्टिकुलर दे दिया आपको कि इसका क्रय मूल्य याद किए, वो बात अलग है कि कितने में किया गया है, वो भी प्रश्न में आपको कुछ ना कुछ हिंट दिया जाएगा। तो देखो अब आ जाएगा इसका विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास 100 माइनस डी। अब आप सोचोगे सर आपने माइनस क्यों लिखा, प्लस भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि छूट दे रहे हो, आपको बट्टा दे रहे हो, इसका मतलब हमेशा माइनस होगा। कोई वस्तु 1,000 रुपए की 5% बटा दिया, इसका मतलब 5% माइनस निकाल दो, यानी 100 से -5 निकाल सकते हो आप। उसी प्रकार पूरे प्रश्न में करेंगे जिस प्रकार हम बाकी के प्रश्न करते आ रहे हैं। अर्थमेटिक का एक ही रूल है,
क्वेश्चन वाला कुछ भी करे हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम अपने तरीके से प्रश्न को सरल करेंगे और उसकी क्वेश्चन वाले से तुलना कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने अभी तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं सब में एक ही तरीका अपनाया है और अर्थमेटिक में हम सारों में सेम ही तरीका अपनाने वाले हैं। तो हमारे अर्थमेटिक एक अच्छा टॉपिक है। मुझे भी पहले अच्छे से समझ में नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे। एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप सोचोगे अब तो ये सर अच्छे नहीं पढ़ाते। अब कारण क्या होता है, मान लो आपने मेरा वीडियो दूसरी बार हमें यहाँ पर देखा, एक बार देखा आपने, फिर दूसरी बार दूसरे सर के पास गए, तीसरी बार तीसरे सर के पास गए, एक ही टॉपिक। तो मान लो अगर छठे सर भी नॉर्मल सा मेरे तीसरा पढ़ाएंगे तो आपको वहां पर समझ में आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका 6 बार रिवीजन हो जाएगा। और एक मनोवैज्ञानिक तथ्य कहता है कि आप अगर एक ही टॉपिक को 8 बार पढ़ लेते हो या एक ही क्वेश्चन को 8 बार मिला लेते हो तो उस प्रकार के क्वेश्चन आप जिंदगी में गलत नहीं कर पाओगे। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि किसी भी टॉपिक को आप मानसिक रूप में से तैयार करने के लिए कम से कम आपको 8 बार पढ़ना होगा। अगर आपने 8 बार अच्छे से पढ़ लिया किसी भी प्रश्न को तो आपके एकदम कवर हो जाएगा। तो ये नहीं है कि आप एक बार भाग दो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने पर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मेल कर भेज सकते हो। मैं आपका आंसर सेटिस्फाई तरीके से या तो वीडियो बनाकर या डायरेक्ट दे दूंगा। चलो आपके क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या आ जाएगा। लाभ आने वाले प्रश्न, देखो ये तो था आपके अंकित मूल्य वर्ष में। हमने लाभ वाले प्रश्न पिछला गया था, हमें याद कर लेते थोड़ा। लाभ या हानि वाले प्रश्न में, लाभ हानि वाले प्रश्न में याद कर लेते एक बार के लिए क्या हुआ था। लाभ हानि वाले प्रश्न में बच्चों क्या हुआ था, लाभ हानि वाले प्रश्न में देखो क्रय मूल्य क्या था हमारे पास, क्रय मूल्य था सीपी हमारे पास क्या था 100 था। और विक्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य इसमें कितना हुआ 2 होगा या नहीं होगा, होगा। अगर लाभ हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, अगर हानि हो तो 100 माइनस लॉस। ये होता है 100% बच्चों, यही होता है। अगर लाभ हो रहा है तो प्लस हो रहा है, हानि हो रहा है तो माइनस हो रहा है। हाँ, यहाँ हमेशा क्या होगा माइनस होगा। ये यहाँ पर हमने चर्चा नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमने चर्चा पहले कर चुके हैं। हमारे लाभ आने वाले प्रॉफिट और लॉस वाले टॉपिक में अच्छे से हमने चर्चा कर चुके हैं। आगे बट्टा और छूट वाले प्रश्न में किस प्रकार करते हैं वो भी देख लेते हैं। बट्टा व छूट वाले प्रश्न में मतलब किस प्रकार हमें करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अंकित मूल्य ये तो लिख दिया हमने, अंकित मूल्य हो जाएगा 100, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। अब बट्टा और छूट वाले प्रश्न में किस प्रकार करना है तो देखो आपको दे दिया 8% डिस्काउंट। अगर 8% डिस्काउंट दे दिया तो 100 तो हो जाएगा हमारे पास एमपी का मतलब मैं बार बार नहीं लिखूंगा। एमपी का मतलब होता है अंकित मूल्य। मैं आगे प्रश्न सरल लिखूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि एमपी का मतलब होता है मार्किंग प्राइस यानी अंकित मूल्य। अगर एसपी लिख दिया मैंने, ये एसपी है यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ये भी मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो इसका हो जाएगा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपये और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 92 यानी 100 में उसका लिखा हुआ था और 92 रुपये में इसको बेचा था। तो कितने परसेंट की छूट आ गई 8% की। अगर दूसरा प्रश्न ऐसा आ जाए कि 15% छूट है तो क्या हो जाएगा एमपी मार्किंग प्राइस कितनी हो जाएगी 100 ही होगी और एसपी यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका 100 माइनस 15 बराबर 85। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आने वाले हैं। इस प्रकार शानदार क्वेश्चन की हम अच्छे से चर्चा भी करेंगे कि किस प्रकार हम प्रश्न को सरल करने वाले हैं। अब आपको आगे भी इसी प्रकार शानदार क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपको जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और लगभग इसका हम 1 या 1.5 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादातर आपके 1.5 घंटे में ये लगभग टॉपिक खत्म हो जाएगा और उसके बाद साझा पढ़ने वाले 1.5 या ज़्यादा से 2 लगेंगे। इस 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा इस टॉपिक में। तो आप अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल भी वीडियो को आगे निकाल के मत पढ़ना। जो भी टॉपिक आ रहा है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अब अगला क्वेश्चन छोटा सा एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं कि हम करने क्या वाले हैं, कि ये चीजें पढ़ने वाले हैं कि छूट वगैरह होता क्या है। मान लो एक वस्तु है 400 रुपये, उसका क्रय किया गया है। मान लो मैं करूं या कोई भी करे, क्रय कर दिया या फिर इसको क्रय को नीचे लिख देते हैं क्रय मूल्य। मैंने इस वस्तु का मूल्य अंकित कर दिया, इस वस्तु पर लिख दिया कितना 800 लिख दिया मान लो, ठीक है। और उस वस्तु का हो जाएगा ये अंकित मूल्य यानी एमपी। इस वस्तु को मैं 720 रुपये में बेच देता हूं यानी सेलिंग प्राइस। आपको इस प्रश्न में पूछ ले कि लाभ कितना हो रहा है, क्योंकि लाभ आने वाला प्रश्न भी टॉपिक आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि एग्जाम मिक्स क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि छूट कितनी है, दोनों प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लाभ कितना है, तो लाभ के लिए अंकित मूल्य का कोई जरूरी नहीं है हमें। लाभ के लिए हमारे पास क्रय मूल्य होना चाहिए और विक्रय मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो क्रय कर रहे हैं 400 में, बेच रहे 720 में, कितने का लाभ हुआ 320 का। लाभ हमेशा किस पर होता है बच्चों,
विक्रय मूल्य पर 100 से। हम ये लाभ प्रॉफिट वाला टॉपिक कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, लिंक कर दें टॉपिक को। 20 से 20 ये आ जाएगा 80%, यानी हमें लाभ कितने का हो रहा है बच्चों, 80% का। अब ये कह रहा है कि 800 रुपये उस पर लिखा हुआ है, 720 रुपये बेच रहा है, यानी छूट कितने दी, तो छूट दी हमने 80 रुपये की दी है यार, छूट दी है, इसका मतलब क्या आएगा, अंकित मूल्य यार, गुणा किससे कर देंगे बच्चों, 100 से 20 कितना 10% छूट। तो आपको 20% से समझ में आ गया होगा अगर लाभ होता क्या है, हानि होती क्या है, छूट क्या होती है। छूट वाला प्रश्न अगर आएगा तो उसमें लगभग आपको हानि देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि मार्किंग प्राइस 100 रुपये लिखा हुआ, उसमें ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपये लिखा हुआ उसको 100 रुपये में भेज देगा, ऐसा तो होगा नहीं ना कभी। याद रखना है कि छोटी छूट देगा तो उसमें माइनस ही आएगा। तो देखो आगे पहले प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं अच्छे से। बेस हमेशा क्या रहेगा इसका, हमेशा बेस याद रखना 100 रहने वाला है, वो क्या हो जाएगा, मार्किंग प्राइस अंकित मूल्य। ये छोटी सी चीज याद रखना। आगे देखो प्रश्न, क्वेश्चन है 5000 रुपये मार्किंग प्राइस है ना एमपी वाली, 5000 रुपये एमपी वाली वस्तु 12% छूट पर उपलब्ध है, 12% छूट पर उपलब्ध है, 12% छूट पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है बच्चों। देखो जितना प्रश्न में लिखने में टाइम लगा उतना नहीं लिखने वाला है, आप प्रश्न को भूल जाओ, प्रश्न में जो भी लिखा हुआ है उसको भूल जाओ, आपको प्रश्न के हिसाब से नहीं चलना है बच्चों, आपको अपने हिसाब से चलना है। हम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज कितना हमारा 12%, तो 12% लिख दिया हमने। अब आपके सामने दो आ गई, एक चीज आ जाएगी मार्किंग प्राइस कितनी है, हमेशा कितनी रहने वाली बच्चों, 100 हमने माना, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, हमेशा माइनस होगी, फिक्स है ये चीज, 100 में से घटाकर लिखना आपको हमेशा ही, आज नहीं हमेशा। जब कब, जब छूट वाला प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आप लाभ आने में घटा के लिख दो, नहीं, जब छूट वाला प्रश्न है लाभ आने में लिखना है, जब लाभ हो तो प्लस करके लिखना है, हानि हो तो माइनस करके लिखना है। ये आपको यहाँ पर दिया हुआ होगा, ये है आपके पास छूट। ये अगर लाभ होता है यहाँ पर मान लो तो यहाँ पर आप 100 + 12 करते, और हानि होती तो यहाँ 88 आता, 100 - 12, ठीक है। तो ये हो गया। अब पर्सन कह रहा है कि 5000 रुपये मार्किंग प्राइस, ये पर्सन वाला कह रहा है कि मेरी मार्किंग प्राइस है 5000 रुपये, और मैं के वाला कह रहा हूँ कि नहीं, पर्सन वाला तो मानूंगा ही नहीं, मैं मेरा मानूंगा 88 रुपये। अब उसने क्या कहा, वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 88, तो गुणा कर दो, 20 से 20 गया, 88 गुणा करो आराम से, 8 × 5 = 40, आंसर लगा 4, 40 और 4 = 44, और 0। ये आ गया आपके पास विक्रय मूल्य, कितना आ गया 4400 रुपये इस वस्तु का विक्रय मूल्य आ गया। कितना शानदार तरीके से प्रश्न हो गया, आप छूट वाले प्रश्न भी गलत नहीं करोगे। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे, 2 की स्पीड से पढ़ोगे तो मैं आपसे 1% वादा नहीं करूंगा, आप 1 की स्पीड से पढ़ना, 1.25 कर लेना ज़्यादा से ज़्यादा, आपको अगर सरल लगे, इससे ज़्यादा स्पीड मत करना, धीरे से पढ़ोगे तो अच्छे से समझ आएगा। मेरी स्पीड भी ज़्यादा है तो मैं अपनी कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे पढ़ूँ आपको, तो कि आपको अच्छे से समझ में आए। कभी कभी कुछ वर्ड बोलने में मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए पहले ही मैं आपको माफ़ी मांगता हूँ कि हो जाती है कभी कभी स्पीड से बोलता हूँ, वैसे भी ज़्यादा लगातार बोलते हैं, वीडियो बना रहा हूँ मैं, बच्चे बैठे नहीं हैं तो रेस्ट करने का भी टाइम बहुत कम मिलता है, इसीलिए हो जाता है कभी कभी। तो चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु 15% छूट पर, एक वस्तु 15% छूट पर 6800, 15% छूट पर 6800 रुपये में बेच जाती है, रुपये में बेची जाती है, 6800 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चों। आपको वस्तु का अगर अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो एक चीज याद रखनी है कि ये क्या दिया है, बेची जाती है ना विक्रय मूल्य, तो कुछ ये भूल जाओ, कुछ दिया है, एक चीज याद रखना परसेंटेज, तो ये हो जाएगी आपके पास छूट कितनी है बच्चों 15%। आपको एरो बनाने दो, ये हो जाएगी आपकी मार्किंग प्राइस और ये हो जाएगी सेलिंग प्राइस। 15% छूट है, मार्किंग प्राइस हमेशा कितनी है 100, और ये हमेशा घटा कर लिखना 85, हमेशा घटा कर लिखना है।
दो चीज़ हो जाएगी, इतना तो आप बच्चा ही कर लेगा। अब आपको पसंद दे रखा 6800, ये 6800 है क्या बच्चों, बेचना, यानी सेलिंग प्राइस। हमारी सेलिंग प्राइस है 85। हमें ज्ञात करना है क्या, अंकित मूल्य किससे गुणा कर दोगे, 100 से। कर दिया, ये 70 चौके 68, 70 5 85 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 8 बार, ये हो जाएगा आपके पास 8000। कितना हो जाएगा बच्चों, 8000 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। नॉर्मल सा छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन की हम चर्चा आगे भी करने वाले हैं, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम। तो बच्चों अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य, क्वेश्चन है एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य, एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,000 रुपये है, 12,000 रुपये है, 15% व 10% के, 15% व 10% के दो क्रमागत बट्टों पर उपलब्ध है, बट्टों पर उपलब्ध है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना। तो एक चीज बच्चों आपको यहां पर एक चीज समझनी होगी, इस क्वेश्चन के आधार पर अगर टाइम लगे तो लगे, मैं आपको 3-4 चीजें अच्छी से बताना चाहता हूं। पहला तो आपके दिमाग में यही प्रश्न आया होगा कि 2 बट्टे क्यों दिए, यहां पर एक सिंगल बट्टा भी दे सकते थे, कौन सा, मान लो 15 और 10 दिए तो 25 दे दे। नहीं बच्चों, 25 और इनमें फर्क है, और ये फर्क क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, देखना आप खुद। एक बार के सोचो, आपने क्या कहा कि 25% डिस्काउंट दिया, ऐसा मान लो 15 और 10 कितना, 25, तो 100 का 25% निकालो आप, कितना होगा, यानी 75 रुपये, यानी उसकी सेलिंग प्राइस कितना आएगी आपके 75 रुपये आपके हिसाब से। अब मैं निकाल रहा हूं अपने हिसाब से, मतलब अपने हिसाब से नहीं, 15% वाला। तो अगर 15% इसमें माइनस करेंगे, या 10% कर लो पहले, 10%, कुछ भी कर सकते हो, बट्टा कैसे भी कर सकते हो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मान लो पहले 10 का लगा रहे, फिर 15 का लगा रहे, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो 10 का लगाएंगे हम, बट्टा तो ये हो जाएगी 90 रुपये में, फिर वापस इसका 15 का लगाएंगे, 15 का लगाएंगे, 85 से गुणा कर लो इसको, 85 को 9 से गुणा करो, सॉरी 90 नहीं आएगा, हाँ 90 आ गया। इसका 15% 85% आ जाएगा, गुणा 90 बट्टा 100, ये हो गया। 1 0 से 1 0 चला गया, 70 5 85 और 2 बार चला गया, 70 9 100, 70 9 153 बट्टा 2, ये हो गया। ये कितना आएगा आपके पास, 7.5, ये आएगा, नहीं 76 पॉइंट। यहां पर आपको वस्तु सेलिंग 76.5 में कर रही है, 76 दूना हो गया, हाँ सही है, 76.5 में सेलिंग कर रही है, हम ये 75 में बेच रहे हैं। अब सोचो ये 75 में बेच रहे हैं और यहाँ पर 76.5 बेच रहे हैं, 1.5 रुपये ज्यादा बेच रहे हैं। इसका मतलब है ये दोनों बट्टा समान नहीं होता है, मतलब आप जोड़ के कभी मत करना, डायरेक्ट कभी भी जोड़ के मत करना, ये आपको चीज अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आपको दो अगर संतुलित बता जाए, वो का ट्रिक बताऊंगा आपको करने के लिए, और ये भी विधि बताऊंगा, लेकिन ये विधि करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड पड़ने वाला आपको, क्योंकि जरूर नहीं है कि गुणा भाग आसानी से हो जाए, लेकिन आप क्वेश्चन में अगर अंकित मूल्य 12,000 रुपये लेके करोगे तो अच्छा आ जाएगा। अब आपको मैं इस विधि से भी बताऊंगा और इस विधि से बताऊंगा, दोनों से बताने वाला हूं। अब देखना आप खुद अच्छे से देख लेना। वस्तु का विक्रय मूल्य अगर इसी से याद कर लें कि माना कि वस्तु कितने हजार रुपए में, 12,000 रुपए में, हम कह रहे हैं कि वस्तु 100 रुपए में, विक्रय मूल्य याद करना, तो ये विक्रय मूल्य होना वाला, सीधी सी बात है, ये नहीं है, बिल्कुल बच्चों सीधी सी बात यही है आपके पास। अब इसका विक्रय मूल्य कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। अब आएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब आपको किससे गुणा करना, 76.5 को 120 से, यानी 10 0 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा। 12 से गुणा कर दो, 12 5 की 60 हासिल लगा 6, 12 6 72 और 6 78 हासिल लगा 7, 12 7 84, 50 6 7 93, यानी 9,180 रुपये। एक तरीका तो ये हो जाएगा आपके पास। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि इस विधि से नहीं करना है, नहीं करना है।
आप सोच लो कि डायरेक्ट कर दे, नहीं करना है आपको। एक विधि तो ये है आपके पास क्या कि 100 है, पहले हम वस्तु का अंकित मूल्य क्या मान लेंगे 100, 10% बटा देंगे 90 आ जाएगा, फिर 15% बटा देंगे तो वस्तु हमारे पास जाएगी 76.5, सेलिंग प्राइस आ गई है। और सेलिंग प्राइस हमारे पास वस्तु का अंकित मूल्य 12,000 जाएगा, हमारा 100 है और 76.5 से गुणा कर देंगे। दूसरी विधि क्या है, 12,000 रुपए है, पहली दूसरी विधि हो जाएगी, दूसरी विधि 12,000 वस्तु है, 2 क्रमागत बट्टा तो 15 बट्टा आ जाएगा, दोस्तों हो जाएगी 85/100। दूसरा अगर 90 बट्टा है तो जाएगी 90/100, 10 हो जाएगी। तो 3 जीरो से 3 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। आपस में गुणा कर दो बच्चों, और आपस में गुणा करने पर आंसर आ जाएगा। देखो आप 9 पंजे 45 और 45 से 2 गुणा करो, अब 5 हो जाएगा 90। तो आप देख लो 12 में 108, 12 में 108 है, तो 108 को 85 से गुणा करो, आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 9,180। आप गुणा करके देख लेना, अच्छे से आपका गुणनफल आने वाला है, बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखो कितना अच्छे तरीके से हो गया। अब क्रमागत बट्टा वाला पसंद मैं आपको अच्छे से करवाने वाला हूँ, वो भी आपके अच्छे से हो जाएगा और ये भी हो गया। एक दूसरा प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, यहाँ करवा दूं या बाद में करूँ। अगर मान लो आपके क्रमांक 2 आ जाए, एक यहाँ पर नोट लिखा देता हूँ आपको याद करने के लिए, इसी में करवा देता हूँ, ये एक क्वेश्चन करवाएंगे यहाँ पर। देखो अगर दो बट्टे A% व B% हो तो एक समतुल्य बट्टा, वो क्या होगा। यहां पर जैसे बट्टा नहीं है, अब इसका बट्टा क्या होगा, मान लो याद कर ले तो 100 में से 76.5 घटा देंगे तो इसका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। अब आप देख लेना खुद, इसी प्रश्न को करके देखेंगे हम एक बार के लिए, पहले हम सूत्र लिखते हैं उसके बाद। तो समतुल्य बट्टा हो तो ये हो जाएगा A%, क्या हो जाएगा बच्चों, A% नहीं A, हाँ A% दे रखा है, तो A + B - AB बट्टा 100 ये होने वाला है। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, समतुल्य बट्टा। अब आप याद करो, ये आपके पास सूत्र है, ऊपर वाले से कर लो। कहने का मतलब है अगर 15% और 10% दो बट्टे, अगर आपको पूछ ले इनके समतुल्य बट्टा, मतलब एक बट्टा याद करना, वो कैसे याद करेंगे, इस वर्षन का नहीं है, बस समझा रहा हूं आपको कि अगर आ जाए तो कैसे करना है। तो आप लिखो 15 + 10 - 150/100, ये 1 0 से 1 0 1 5, 10 और 15 कितने हो गए, 15 और 10 कितने हो गए, 25 हो गए ना, 25। ये कब काम आएगा, जब बट्टे 2 ही दे रखे हो, 3 में नहीं काम आएगा बच्चों, सिर्फ 2 में काम आएगा। देखो कितना हो गया, 25 - 1.5 कितना हो गया हमारे पास, 23.5 आया या नहीं आया। ये हमारे पास बट्टा है। अगर आपको सेलिंग प्राइस पूछ ले तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 में से 23.5 घटाएंगे तो बच जाएगा 5, 9 में से बच गया 6, ये हो जाएगा 7। आपके पास ये और ये समान मान आया नहीं आया, आया। इसका मतलब सेलिंग प्राइस ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो आप बच्चों, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो। इस विधि से करो तो ठीक है, इस विधि से करो तो और अच्छी बात है, इस विधि से करो तो भी। आप किसी भी विधि से करोगे उत्तर आ जाएगा। मैं आपको प्रायोरिटी दूंगा कि ये वाले, क्योंकि इसमें भाग गुणा आराम से हो जाएगा, गुणा ही करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको करना है तो इस विधि से, ठीक है। तो आई होप मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ अच्छे समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार ये आपका ये रेडियो टॉपिक में खत्म हो जाएगा, तो आगे वाला क्वेश्चन हम अच्छे से करने वाले हैं। देखो बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं आप 2 या 3 तरीके से करने वाले हैं उसको। जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, क्या किया था, उसमें एक समतुल्य बट्टा निकाला था। आप उसी विधि से कर सकते हो और एक और विधि है उस विधि से, आपकी जो मर्जी है उस विधि से कर सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है उस विधि से कर सकते हो। मैं आपको प्रायोरिटी एक तरीके से दूंगा कि जिस विधि से आपको करना चाहिए। बाकी समतुल्य बट्टा निकालने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। याद रखना जो मैंने लास्ट में सूत्र लिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ 2 समतुल्य, मतलब 2 बट्टा दे रखा उनका समतुल्य। अरे समतुल्य होता क्या है आप समझे नहीं। मान लो 20% और 10% 2 बटा दे दिया आपको और पूछ ले कि इनके समान ऐसा कौन सा बटा लगाया जाए, आपकी इच्छा से क्या हो जाएगा, आप सोचोगे कि 20 और 10 30 का बटा लगा दे। ऐसा नहीं होता है। समतुल्य का बटा होता है दोनों को जोड़ के माइनस करते ए बी बट्टा बी, 2 बट्टा होता है उसका करते हैं, तो ये समतुल्य बट्टा उसके समान होगा। यानी दोनों बट्टों को छोड़ के, और दुकानदार है वो उसके समान बट्टा दे, तो आपसे पूछा जाता है कि इसका समतुल्य बट्टा कौन सा हो सकता है। तो देखते हैं, हम आज क्वेश्चन करते हैं, उसके आधार पर बता दिया जाएगा आपको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन दे रखा आपके पास, एक वस्तु 20% व 10%, ये दे रखा आपके पास, एक वस्तु 20% व 10%, 20% व 10% के दो क्रमागत बट्टों, 20% व 10% दो क्रमागत बट्टों पर
10,800 रुपये में बेची जाती है, बेची जाती है, 10,800 रुपये में बेची जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? पिछला जो क्वेश्चन किया था हमने उसमें आपको प्रश्न में अंकित मूल्य दे रखा था, तो हमने क्या किया था, यहां पर आपका था अंकित मूल्य, ठीक है, फिर यहां पर 20% मतलब बट्टा होता है, माइनस होगा अब इससे 20% बट्टा था, और यहां पर क्या था माइनस का 10% बट्टा, 2 बटे थे, उसके बाद यहां पर आ जाएगा आपके सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मूल्य आ जाएगा, और वो कितना आपके पास 10,800 रुपए। अब आपके पास अंकित मूल्य नहीं दे रखा, तो आप मान सकते हैं अंकित मूल्य क्या है, x है, x गुणा 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 80%, और 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा 90%। आप ये माइनस करके लिख सकते हो डायरेक्ट, 2 जीरो से 1 और 2 जीरो कैंसिल हो गया, बराबर है 10,000। इसके आगे हम इसको इधर से कर लेते हैं, ये जो है 92 हो जाएगा, x बराबर, तो x 10,800 बट्टा 72 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 12×72, 12×9 108, या इसे 36 दूनी कह देते हैं ना हम, 36 दूनी 72, 36 दिए 108 बच जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 150। देखो बच्चों, और 100 नीचे है, 100 से गुणा और हो जाएगा, गुणा 100, मतलब यहाँ पर गुणा 100 वो है बच्चों, 15,000 आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, अंकित मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15,000 अंकित मूल्य आ जाएगा। क्यों, नीचे 100 गुणा में दे रखा है, उनको में सॉरी भाग में दे रखा है, उधर में जाएगा गुणा में जाएगा। ये एक विधि थी। अब इसको दूसरी विधि से भी आप कर सकते हो। कैसे? अब आप दूसरी विधि से करना है तो आप ये मान सकते हो कि हम इन दोनों के समतुल्य एक बट्टा मान लेते हैं, या फिर एक बट्टा निकाल लेते हैं, इनके समतुल्य समान बट्टा निकाल लेते हैं, फिर हमारे अकॉर्डिंग कर लेते हैं, 100 तो मान लेते हैं। अब देखो ये पर्सन में 1 और 2 बट्टे दे रखे, तो हम मान नहीं सकते कि इसके अकॉर्डिंग क्या वो होगा, क्या कहते हैं उसे, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो अलग एक बट्टा होता तो हम 100 में बेचते, और एक बट्टा होता तो बता देते, सॉरी 100 में अंकित मूल्य होता और बेचते कितने में, हम आराम से बता सकते। तो इसका मतलब इनका समतुल्य बट्टा निकालो, या समतुल्य बट्टा निकालने का हमने सूत्र लिखाया था a + b - ab बट्टा 100। ये हो जाएगा 20 + 10 - 200 बट्टा 100। 20 और 10 कितना हो, 30, 30 - 2 कितना हो गया, 20 और 10 30, 30 - 2 कितना हो गया, 28। कितना हो गया बच्चों, 28 हो गया। ये 28% का बट्टा दे रखा है, दे रखा है। ये 28% के क्या आ गया आपके पास, बट्टा आ गया। कितना आसान प्रश्न हो जाएगा। आप इस विधि से प्रायोरिटी देना प्रश्न करने की। अगर आप भूल जाओ किस प्रकार करना है, अगर 2 बट्टा दे रखा है तो ये समान बट्टे वाला होगा, अगर 2 बट्टा नहीं दे रखा है तो भी हम किसी भी विधि से और आराम से प्रश्न को कर सकते हैं। कैसे? ये 2 बटा दे दिया, अगर 3 दे तो आपको किस विधि से करना है, इधर देखो आप मान सकते हो 100, फिर उसका अलग अलग विधि से ज्ञात कर सकते हो, लास्ट में क्या आ जाएगा, समतुल्य बटा जाएगा। उस विधि से भी आपको अच्छी तरीके से बताया जाएगा। बाकी मैं प्रायोरिटी कहूंगा आपको इसी विधि से देनी है, गुणा भाग करने में गलती होने की गुंजाइश नहीं देंगी। इसमें यह सोचना पड़ेगा, समतुल्य बटा निकाल लिया, अब है बट्टा है, मानना कि अंकित मूल्य कितना हमारे पास, एमपी है गया 100 और बट्टा है हमारे पास 28%, तो सेलिंग प्राइस, अब देखो ऐसे जैसे हम पहले करते थे ना कि 28% क्या है, बट्टा है, हो गया बट्टा। अब इसमें से एमपी कितना हो जाएगा हमारे पास, पहले वाला तरीका ये 100 और एसपीएन सेलिंग प्राइस 28% निकाल दो, 72% में दे रखा हमारे पास एमपी कितना है 10,800 बट्टा 72 गुणा 100, ये आ जाएगा 36 दूनी 72, 36 × 108, ये हो जाएगा 15,000। दोनों विधि से प्रश्न का उत्तर तो सेम ही आ रहा है, बस फर्क इतना सा है। आप इसको एक विधि से और भी कर सकते हो, जैसे हम नीचे कर देता हूं। हमने ये सेकंड विधि थी, ये फर्स्ट विधि थी। प्रायोरिटी मैं यही कहूंगा इसको देना। अगर आप प्रश्न भूल जाओ और हमारा पुराना तरीका याद रहे तो आप एक समतुल्य बटा निकाल लेना। अरे मान लो बच्चों आप कहोगे सर समतुल्य बटा 2 का 3 आ जाए तो क्या करें, तो आप मान लोगे 100 रुपए हमारे पास क्या है, एमपी है बच्चों, क्या है 100 रुपए एमपी है। अब 100 रुपए एमपी मानोगे तो आप समतुल्य बट्टा कितना भी निकाल सकते हो, 10, 15, 20, मतलब 1, 2, 3, 4 कितने भी बट्टे निकाल सकते हो। पहला है हमारे पास 20%, तो -20%, इसका -20% करेंगे, बट्टा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी राशि 80 आ जाएगी। फिर इसका कितना करेंगे हम 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 80 का 10% 72, यानी 80 × 90 बटा 100। अरे मान लो आगे भी हमारे पास कोई बट्टा होता,
अगर मान लो 5% बट्टा होता तो हम यहाँ पर बट्टा निकालते, आगे भी और बट्टा होता तो निकालते, कितने भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ये 72 आ गया, क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया बच्चों, क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ये तो हमारा एमपी है या सेलिंग प्राइस है। हमारे पास सेलिंग प्राइस है ना, विक्रय मुझे कितना दे देगा, 10,800 बट्टा 72 गुना अंकित मुझे याद करना, 100 से गुणा कर दो, ये आराम से काट दो, 15,000 आ जाएगा। तीनों विधि से उत्तर एक ही आ रहा है। आप जिस विधि से करना चाहो उस विधि से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको तीनों विधि अच्छे तरीके से बता दी है, आपके एग्जाम में तीनों में से कोई सी भी याद रहे विधि से कर देना। फिर भी आपको अगर गुणा भाग आराम से करना है तो ये विधि है, आपको समतुल्य बट्टा से करनी है तो ये विधि है, और आपको एरो डायग्राम मेथड से जैसे प्रतिशत वाले प्रश्न किए थे हमने, लाभ आने वाले किए, तो ये सबसे शानदार विधि होती है भी याद करने की। इस विधि से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होता है। इसमें झंझट होती है सिर्फ 2 बट्टों की, 2 बट्टा याद करना पड़ता है, 3 बट्टे नहीं याद कर सकते, लेकिन इसमें हम 2, 3, 5, 7, 9 आपसे पूछ रहे इसमें बट्टा कितना है, तो ये तो आपकी सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, मार्किंग प्राइस है। अरे इंग्लिश में मार्केट में मतलब अंकित मूल्य है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य है। इन दोनों को आपस में घटा दो, जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा, आपके पास बट्टा आ जाएगा। याद रखना सेलिंग प्राइस बट्टा क्या होता है, देखो यहाँ लिख लेता हूं मैं, बट्टा बराबर होता है मतलब एमपी यानी मार्किंग प्राइस और ए सेलिंग प्राइस का अंतर क्या होता है, आपके पास हमेशा बट्टा आता है। और यहां पर कहोगे सर बट्टा तो 2 दे रखे हैं, इन दोनों के बराबर बट्टा है, वो समतुल्य बट्टा कितना है हमारे पास 28 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 30 आएगा। इसका मतलब याद रखना कभी भी जोड़ के नहीं लिखना है, वो ज्यादा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो चलो हम अगला क्वेश्चन भी आराम से अच्छे से करते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है, मैं अब आपको प्रत्येक प्रश्न को 3-3 विधि से नहीं बताने वाला हूं, आपको कोई सी भी एक विधि बताने वाला हूं, आप उसको मैं एक विधि से बताऊंगा, आप जो पीछे 2 विधि बची है उससे आप खुद घर करके देखना क्या होता है या नहीं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब आपको क्वेश्चन एक दूंगा मैं, उसके 3 तरीके हो जाएंगे करने के, तो आपके ज्यादा याद हो जाएगा और ज्यादा रिमेंबर रहेगा आपको लाइफ टाइम के लिए। लेकिन मैं आपको हर बार 3 विधि बताऊंगा तो आप आलसी बन जाओगे, काम करोगे नहीं, हाँ ये ऐसे कर लेंगे, इस प्रश्न को ऐसे कर लेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मिलाना पड़ता है, पढ़ने से मैथ कभी नहीं आएगी। जब भी आप मैथ को मिलाओगे, कितनी भी बार मिलाओ, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा नहीं आपके लिए घाटा करेगा। जरूरी नहीं है आप ये सोचोगे, मान लो आप जिस भी एग्जाम की अभी तैयारी कर रहे हो, कोई सा भी एग्जाम हो सकता है वो, अगर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके मान लो मैथ आपने पढ़ी या कुछ कारणों से, कुछ विधि से, या फिर ऐसा कोई जो आप सूत्र वगैरह भूल गए या विधि भूल गए, उसकी वजह से 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सोचोगे कि यार क्या करना है मैथ पढ़ के। जरूर नहीं है कि ये अभी पढ़ी हुई मैथ आपके किसी भी एग्जाम में बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन आपका मन में ये क्या डाउट रहेगा कि नहीं मैंने बिना पढ़ के एग्जाम दिया है और मेरे मैथ में से पूरे है, मैंने बिना पढ़ के एग्जाम दिया है, मेरे जीके में पूरे में से आए। कभी नहीं आते हैं, बिना पढ़े हुए एग्जाम देने से किसी भी विषय में नंबर नहीं आते। बस याद यही सॉरी आपका डाउट यही रहता है कि मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या, आपने पहले वाले एग्जाम की तैयारी की थी, वहां वाले आपके डाउट आउट सेक्शन सब क्लियर थे, तो वो वाले क्वेश्चन वहां पर पहुंच लिए और आपने वहां पर सही कर दिए। ऐसा नहीं आपने पढ़ा नहीं, कभी ना कभी तो पढ़ाई, हाँ उस एग्जाम के पर्टिकुलर नहीं पढ़ा था आपने, बस इतना सा है। बाकी आप पढ़ते हो, पढ़ाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, हमेशा पढ़ाई हमेशा ही आपके काम आती है। तो चलो ज्ञान की बातें होगी, अब हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 15,000 रुपए अंकित मुझे वाली क्वेश्चन दे रखा है, 15,000 रुपए अंकित मूल्य वाली, 15,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 15,000 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 2 क्रमागत बट्टों पर 6,720 रुपए में, 2 क्रमागत बट्टों पर 6,720 रुपए में बेची जाती है 6,720 रुपए में बेची जाती है। यदि पहले बट्टे की 30% हो, पहले बट्टा 30% हो, दूसरे बट्टे की दर याद करें, दूसरे बट्टे की दर क्या होगी ये याद करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके बच्चों,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आपको बट्टे की दर पूछ ली इसमें। अब आपको मैंने जो कहा था कि इसी विधि से करना है, प्रायोरिटी दी थी कि बार बार उसी विधि से आपको इस क्वेश्चन को भी करना है। बस छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि आपका 30% बट्टा चाहे पहला दे रखा हो चाहे दूसरा दे रखा हो। मैं आपको जो विधि, मैं वैसे 2 क्वेश्चन करवाऊंगा वैसे आपको, पहला और बट्टा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके मान लो मैं 100 लिख दूं एक बार के लिए, फिर यहाँ बट्टा 2 लिख दिया, एक ये बट्टा एक ये बट्टा। एक बार के लिए सोचो कि मैं यहाँ पर 2 लिख दी चीजें और कह दूंगा बट्टा दीजिए मुझे। बट्टा का मतलब है कि यहाँ पर आप पहला 30% दे रहे हो, दूसरा यहाँ। जरूरी नहीं है कि पहला और दूसरा अलग अलग, आप दूसरे की जगह पहले का ज्ञात कर सकते हो और पहले की जगह दूसरे ज्ञात कर सकते हो। उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है कुछ भी। आप एक बार के लिए उदाहरण के लिए देख लो, मैं वापस मिटा दूंगा वैसे तो। यहाँ पर 30% और 20% मान लो बट्टा हो, एक बार के लिए सोचो, ठीक है। तो 30% आ जाएगा 70 और 20% आ जाएगा 56, यहाँ आ जाएगा 8 7 56 आ गया। अब एक बार के लिए इससे करो 100 और यहाँ 20% कर लो और यहाँ पर 30% कर लो, क्या कोई परिवर्तन आएगा? मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि इसमें तो मान लो पहला बटा दे दिया 30%, अगर अगले क्वेश्चन में आ जाए कि दूसरा परसेंट दे दिया, आपका दूसरा बटा दे दिया 30%, तो आप कहोगे सर पहला ज्ञात ही नहीं हुआ तो हम ज्ञात करेंगे कैसे? अब आपको बताऊंगा कि होता कैसे ही है। मान लो इसमें से घटा दिया, ये राशि आप ज्ञात कैसे करोगे? अगर आपके पास पहला बट्टा नहीं होगा तो यहाँ वाली राशि आएगी कैसे आपके पास? आप कहोगे सर इस पर दूसरा बट्टा दे रखा है, और यहाँ वाले जब तक राशि नहीं आएगी आप दूसरा दूसरी राशि नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब आपके पास पहली राशि होना अनिवार्य है। तो इसीलिए बता रहा हूं, आपके प्रश्न में चाहे दूसरा बट्टा दे चाहे पहला बट्टा दे, आपको हमेशा उसका मान हमेशा क्या लिखना है? आगे लिखना है। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, देख लो आप, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, यहाँ पर वापस इसको 30% बट्टा है 30 7 70 हो जाएगा, 8 7 56। मतलब कुछ भी हो, सेलिंग प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला आपका। यहाँ पर परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परिवर्तन होगा तो ये चीज तो याद होगी ना, या 20% या 30% है, तो परिवर्तन तो होना लाजमी है। इसलिए कह रहा हूं कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अगर आपके पास पहला बट्टा नहीं होगा तो ये वाली राशि ज्ञात नहीं होगी और आप दूसरा बट्टा ज्ञात नहीं कर पाओगे बच्चों। इसीलिए आपको कह रहा हूं बार बार कि ये आप पहला बट्टा दे दूसरा बट्टा दे, अगला क्वेश्चन मान लो आ जाए आपका दूसरा बट्टा का, तो उसमें आपको ये चीजें अच्छे से काम आने वाली। तो चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, हाँ दूसरे बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास अंकित मूल्य है, यानी मार्किंग प्राइस दे रखी, कितने दे रखी है बच्चों? 12,000 रुपए दे रखे। अब इसके बाद आप बट्टा ज्ञात करोगे, इसके बाद ये बट्टा ज्ञात करोगे, ठीक है। और आपके पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 6,000, कितना है? 6,720, ये आपके पास है एसपी। अब वापस बचपन में चले जाओ। अरे बचपन का मतलब ये नहीं बचपन में खेलने के लिए चले रहे, नहीं, बचपन का मतलब ये है कि जब लाभ हानि पड़ा था वहां पर आपने जो जो चीजें काम ली थी, कभी ली थी या नहीं ली थी, कि इतने परसेंट होता है तो उसकी दर ज्ञात कीजिए। मान लो 15,000 12,000 रुपए की वस्तु को हमने 6,720 में बेचा, तो दर ज्ञात कीजिए, कितने परसेंट में बेचा वो आपको ज्ञात करनी है। अधिक वाले कम वाले हमने क्वेश्चन पढ़े थे वो ज्ञात करना। अब देखो कैसे ज्ञात करते हैं। देखो दर पहले हमने क्या किया था? 30% बट्टा, तो 30% लग, तो इसका 30% निकालेंगे तो आप आराम साइड में निकाल सकते हो आराम से। 12,000 गुणा 70 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 12 7 84, कितना हो गया? 8,400। ये आपके आ गया चीज, सॉरी मूल्य आ गया 8,400। अब 8,400 720 का हमें ज्ञात करना है। बट्टा हमारे पास एक ही रहा है, कोई चीज को इतना रुपए की थी मान लो, इतने में बेच दी, या फिर इतना अंकित मुझे था इतने में उसको बेच दी, कितना आया आपके पास अंकित? डिस्काउंट कितना है? अब देखो डिस्काउंट हमारे पास जाएगा 8,400 माइनस 6,720, तो 20 घटाया तो बच गया 80 नीचे। यहाँ पर आ जाएगा 13 में से 7 गया, बच गया 6, और ये 7 में से 1, 1,680 रुपए। कितना आया बच्चों? 1,680 रुपए। मैं आपसे एक और कहता हूं कि जो भी मैं स्पीड से गुणा भाग करूं, आप भी अपने स्तर पर सही करते रहिएगा। मान लो मेरे से छोटी मोटी गलती हो जाए तो आप अपने स्तर पर सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे सामने स्टूडेंट नहीं बैठे हैं। आप मेरा ध्यान रख रहे हो, लेकिन मेरा ध्यान रखने वाला कौन है? मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, आप ध्यान रख रहे हो, मेरा ध्यान रखने वाला कौन है? ऊपर वाला है। तो कोशिश यही करूंगा कि गलती बहुत ही रेयर चांस में हो, अगर हो भी जाए तो आप उसको लाइटली लेना, क्योंकि गुणा भाग में गलती किसी से भी हो सकती है। मान लो पूरे क्वेश्चन में ही गलती हो जाए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से दे दिया जाएगा। तो 1,680 रुपए डिस्काउंट दिया था। अब बच्चों देखो कितना का डिस्काउंट दिया था? 1,680 रुपए का डिस्काउंट दिया था। किस पर दिया था डिस्काउंट? डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर होता है 8,400 रुपए। और क्या करना है? बट्टा क्या था? 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा गुणा किससे करोगे? 8 से कर दे, 8 से बाहर जाएगा नहीं, 8 7 चौक 75, 12 7 84, ये हो जाएगा 12 एकम 12, 12 चौक 48, 14 बार गया, 7 दूने 14,
कितना आ जाएगा बच्चों 20% हमारा क्या आ जाएगा बट्टा आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20% बट्टा आ जाएगा। बिल्कुल शानदार सा, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है। इसके अगला वाला क्वेश्चन भी हम अच्छे से देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 8,000 रुपए अंकित मूल्य वाली 8,000 रुपए अंकित मूल्य वाली 8,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु दो कर्मागत 8,000 वस्तु दो कर्मागत बट्टों पर 5,040 रुपए में बेची जाती है। रुपए में बेची जाती है। यदि दूसरे बट्टे की दर दूसरे बट्टे की दर आपको कितनी दे दी है 10% हो तो पहले बट्टे की दर ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया, इसलिए मैंने आपको इतना टाइम पहले लिया था प्रश्न करने के लिए कि पहला बट्टा हो चाहे दूसरा बट्टा हो, दर अलग दे रखी हो तो आप पहले को दूसरे को पहले ज्ञात कर सकते हो। मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। मैंने आपको यहां पर अच्छे से समझाया होगा। अब इसलिए समझाया था, मान लो हमने वही कर रहे हैं कि एमपी ले रहे हैं, उसके बाद ये बट्टा हो जाएगा, उसके बाद ये बट्टा हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा आपके पास एसपी। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब यहां पर एमपी कितना है हमारे पास 8,000 रुपए। अगर हमारे पास पहला बट्टा नहीं है तो हम ये ज्ञात नहीं कर सकते, और ये ज्ञात नहीं होगा तो इस बट्टे का कोई मकसद ही नहीं है। और ये सेलिंग प्राइस कितनी है 5,040। इसीलिए मैंने कहा इन दोनों के मान में परिवर्तन कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब आप यहां पर ये लिख सकते हो 10%। तो इसका 10% ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 9 72 कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा। अब 7200 की चीज है एमपी और ये 5,040 में बेच रहे हैं तो आप घटा दो 7200 मतलब 7,200 माइनस 5,040 40 गया बच गया 60, पीछे से 40 गया बच गया 60। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 मतलब 1 बच गया और 5 में से 1 यानी 1160 सॉरी 1,160। वापस एक बार देख लो। अच्छा वहां पर 2 ही है आया नहीं, इसका 2,160 कितना हो जाएगा 2,160। मतलब है कि हमने जीरो घटाया, जीरो 10 में से 6 गया, एक हाँ जीरो ये ना यहाँ पर तो चलो 2 आ गया 2,160। हमें डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 2,160 का डिस्काउंट मिल रहा है। और डिस्काउंट हमेशा एमपी पे मिलता है ना, सेलिंग प्राइस पर मिलता है 7200 पर, तो 7200। आप कहोगे सर अंकित मूल्य ये भी, अरे ये भी है ये भी है, ये तो 10% की छूट पर अंकित मूल्य है, ये आगे वाले छूट पर है। देखो कितने पर है, आगे देखो गुणा करो 100 से, 2 जीरो से कितना गया 2 जीरो गया। अब आप किसका भाग दे रहे हो 4 का दे दो, 18 का दे रहे हो, 18 चौके 72, 18 का 18, 19 20 21, 18 दूनी 37, ये हो गया 12 3 कितना हो गया बच्चों 30% बट्टा आ जाएगा। आपसे पूछ ले कौन सा बट्टा है, ये दूसरा बट्टा नहीं है पहला बट्टा है, क्यों प्रश्न में ये पूछा है पहला बट्टा कितना है, तो आपको पहला बट्टा कितना दे रखा है 30%, दूसरा बट्टा है 20%। आप चाहते हो कि सर इसमें मान में परिवर्तन पक्का आएगा तो एक बार के लिए आप 20% 10% को हटा देना, 30% यहां लिखकर 10% ज्ञात करना, अगर ज्ञात होता है या नहीं होता आप अपने स्तर पर करना, अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, अगर होता है तो आप खुश हो सकते हो। तो चलो हम इसी प्रकार के क्वेश्चन और भी करते हैं अच्छे और बहुत ही शानदार तरीके से। ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, आप मतलब ये वाले ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपकी इसमें बेसिक बचपन वाला काम आ रहा है। बचपन मतलब आपने जो लाभ हानि प्रतिशत पढ़ा है वही सेम टू सेम काम आ रहा है। आप खुद देख लो, कोई वस्तु हमने 7200 रुपए की थी, इतने में 20 रुपए थे, ये क्रय मूल्य था, ये विक्रय मूल्य था, आपसे पूछ ले लाभ ये हानि कितने % की हुई थी, तो हम इसमें से लाभ हानि निकालते, जो भी मूल्य था उसका भाग देते और आ जाता। लाभ वाले वाले % सेम थे या नहीं थे, बस उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि बट्टा कितना है % देखो यहाँ पर क्रय मूल्य था हमारा, ये विक्रय मूल्य है, ऐसा ही था। आपसे पूछ ले 7200 की वस्तु थी 5,040 में बेच दी, कितना हानि होगी, कितने की होगी, तो हानि निकालते 30% की हानि होगी। यहां पर क्या होगा 30% का बट्टा होगा। परिवर्तन है क्या कोई परिवर्तन नहीं है, बस इतना सा फर्क है कि इसमें टॉपिक का नाम है आपको बिल्कुल अलग तरीके से दे दिया। तो अगला क्वेश्चन क्या देगा आपके पास, समतुल्य बट्टा का दे रखा है, वो भी अब अच्छे से करते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है। आगे देखो प्रश्न दे रखा है बट्टा श्रेणी 30%, 20% और 10%, 3 बट्टे दे रखे हैं के समतुल्य एक बट्टा कितना होगा, के समतुल्य
1 बट्टा, अरे बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट बच्चों। अब आपने, मैंने कहा था कि आपको अगर 2 बट्टे का दे दे तो आप सूत्र लगा के आराम से कर सकते हो। 3 बट्टा दे दिया तो आपको सूत्र नहीं लगाना है, आपको एरो डायग्राम मेथड का प्रयोग करना है। एरो डायग्राम मेथड से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा आपके पास। अब आप खुद देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार होता है। अब आप एक बार 30 20 50 और 60 कितना होता बट्टा, 60 होता। लेकिन आपका समतुल्य बट्टा है कि मान लो किसी पर 30 20 और 10 बटा दे और किसी पर 1 बटा दे, इसके समान बट्टा ज्ञात करना है। इन तीनों के मान में जो बट्टा आता है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको 100 मानना है, मान लिया। उसका 30% निकाल दो, 10% कुछ भी निकाल सकते हो। इसका 30% यहाँ निकालेंगे तो कितना बचेगा, 30% यहाँ पर हो जाएगा 30, आपके पास कितना बच जाएगा, 70। कितना हो जाएगा बच्चों, 70 हो जाएगा। अब आगे देखो, आज का 20% निकालना है तो 20% हो जाएगा 7 दूने 14, कितना हो जाएगा 14। 70 में से 14 घटाए कितना बचेगा, 70 में से 14 घटाए, या फिर ऐसे कर सकते हो आप, 70 गुना 78 ये हो जाएगा 100, 2 0 से 8 856 ये हो जाएगा। मतलब इसका बट्टा 30 था, इसका 14 था, मतलब 14 माइनस किया था ना, बिल्कुल किया था। आगे देखो 10%, तो 10% कितना होता है, तो 90 हो जाएगा 10% इसका। तो 90 56 गुणा 90 बट्टा 100, 1 0 से 1 0, 6 9 चौके 36, 9 6 54 आंसर लगा 5, 9 5 45 और 5 50, 50 हो गया, यानी 50.4 ये हो गया। यानी कितना कम हुआ हमारे पास, ये देख लो आप 10%, तो 10% हो जाएगा 5.6, कितना हुआ 5.6। इस प्रकार आप बट्टा अच्छे से ज्ञात कर सकते हो। अब आप कहोगे सर जो हमारे ये फाइनल आंसर आया यही बट्टा है क्या, नहीं बच्चों ये बट्टा नहीं है। ये चीज सोचना कि ये आपको दे रखी है मार्किंग प्राइस, बट्टा हमेशा मार्किंग प्राइस होता है, और जो लास्ट में हमारा आता है वो होता है सेलिंग प्राइस, और हमारे पास जो डिस्काउंट होता है वो होता है मार्किंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्किंग प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस है 50.4, ये हो जाएगा गुण 50.6। आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, बट्टा आ जाएगा, 9 गुण 50.6 बट्टा आ जाएगा। और हम हमारा तरीके से कर रहे थे लॉजिकली 30 20 50 और 60, कितना कर रहे थे 60%, लेकिन वो देखो गुण 50% से भी कम है। कभी कभी मार्केट में लिखा होता है 3 लगातार बट्टे, 3 लगातार भारी डिस्काउंट के साथ आपको कोई चीज दी जाती है, तो आप क्या सोचते हो कि 30 20 10 यानी 60% का डिस्काउंट दे दिया। एक्चुअली वो 50% का डिस्काउंट नहीं होता है। मान लो कि 5% का डिस्काउंट दे देता है, आप सोचते हो 15% का डिस्काउंट होता है, लेकिन वो मुश्किल से 12% का डिस्काउंट नहीं होता है। तो आप सोचना अगर मार्केट में जाओ तो ऐसी चीजें आपको देखने को जरूर मिलेगी। हर चीज में, मतलब प्रगति में विद्यमान हर चीज में क्या है, गणित है, गणित छुपी होती है। मार्केट शॉपिंग में तो गणित 100% काम आती है, वरना तो कहीं काम आए या ना आए। लाभ कितना हुआ, कहीं जाए मार्केट में कोई वस्तु का घाटा हो जाए, हमें कोई वस्तु खराब आ जाए तो हमारी हानि हो जाती है। मतलब आपको ये चीजें बहुत बेसिक चीज याद होनी चाहिए। अब एक बार के लिए सोचो कि आपको 49.6 से याद कर लिया, ये आपके सेलिंग प्राइस है। आपको पूछ सर डायरेक्ट आपको करना है तो ये 30 14 और 5.6 को जोड़ दो, 30 40, देखो 30 + 14 + 5.6, इसमें 30 का बट्टा हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। इसमें 14 का डिस्काउंट हुआ, बिल्कुल हुआ। देखो 70 की चीज थी, 56 में 14 डिस्काउंट हो गया। इसमें देखो कितना 5.6 का डिस्काउंट हुआ या नहीं हुआ, एक बार देख लेना। हाँ 56, हाँ सही है, हो गया। अब जोड़ दो 30 40 44, 44 और 5 कितना हो गया, 49, और कितना हो गया 49.6। ये प्रतिशत आपके पास बट्टा जाए। दोनों तरीके से कर लोगे, उत्तर आपके सेम आएगा। तो अगला क्वेश्चन देखो, अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी विधि से करने वाले हैं। आपके दे रखा है 52,000 रुपये। अब देखो 52,500 रुपये का एक फ्रिज, 52,500 रुपये का एक फ्रिज 20%, 10% व 10% के 3 बट्टों पर उपलब्ध है, शायद ये होगा, उपलब्ध है, 3 बट्टों पर उपलब्ध है। बट्टा श्रेणी के समतुल्य, दी बट्टा श्रेणी, दी गई बट्टा श्रेणी के समतुल्य बट्टा। मान लो आप मार्केट में जाए तो आपको होशियार मेरे जैसा आप जा रहे हैं या कोई भी गणितज्ञ जा रहे हैं, वो कह दे कि आपको देखो बट्टा कितना दे रहा है, आप 52,000 का फ्रिज है, 20% 10%, 10%, 10%, 3 आपको हम लगातार बट्टे दे रहे हैं,
तो वो कहेगा कितना, देखो 40% का डिस्काउंट हो रहा है, लेकिन कोई कह दे मेरे का नहीं साहब, आप मुझे ऐसा मत दो, इन तीनों को बराबर दे दो, मतलब 1 2 3 बट्टे है ना, इन तीनों के बराबर एक समतुल्य बटा दे दो मुझे, ये इतना आपका डिस्काउंट होगा। तो आप एक चीज सोचना कि मैं ये आपसे एक चीज ये कह रहा हूं और कि आप सोचोगे सर पर्सन में हमने 52,000 रुपये दिया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं यूज होगा। ये यूज हो सकता है जब आप करना चाहो, ये चीज यूज हो सकती है जब आप करना चाहो, बाकी यूज करने की आपको जरूरत भी नहीं है। आप चाहते हो कि मैं 52,000 रुपये को लेकर फिर एक बट्टा ज्ञात करूं, फिर दूसरा करूं, फिर तीसरा करूं, फिर यहां पर आ जाएगा आपके सेलिंग प्राइस आ गया, फिर ये सेलिंग प्राइस और इनका अंतर ज्ञात करूं, हो जाएगा डिस्काउंट, फिर इसमें भाग दो आएगा समतुल्य बटा। तो आपको इस प्रकार नहीं करना है बच्चों। मैं आपसे पहले और कह रहा हूं कि जरूर नहीं है आपके जो पर्सन में हर चीज दे वो आपके काम में आए, आपको बट्टा ही तो ज्ञात करना है, ऐसा तो नहीं पूछा ना इसकी कीमत क्या होगी। अगर आपसे पूछ ले कि इसको हम कितने में खरीद पाएंगे इस चीज को, तो आप गुणा काम आएगा, वरना काम नहीं आएगा। बस आपको डायरेक्ट ज्ञात करना है, 100 मानना है। अगर आपको इसी प्रश्न में पूछ ले कि हमने फ्रिज कितने में खरीदा, तो हमने 52,000 रुपये काम आएंगे, वरना काम नहीं लेना है बट्टा याद करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपके पास एमपी मार्किंग प्राइस, सबसे पहले बट्टा 20 है तो -20, यहाँ पर हो जाएगा 80, सॉरी ये हो जाएगा बट्टा 20 का है, ये हो जाएगा यहाँ पर चीज 80% है प्रतिशत। अगली चीज कितना परसेंट का, 10% का डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 8 हो गया। इसमें से 10% कितना निकालो जल्दी से, इसका हो जाएगा 72 हो जाएगा। अगला डिस्काउंट देखो, ये भी 10% डिस्काउंट है, इसका 10% डिस्काउंट हो जाएगा 7.2 हो गया। आगे देखो ये आप निकाल लो 7.2 माइनस निकाल दो इसमें से, देखो 72 गुणा 90/100, 9 2 18 आंसर लगा 1, 9 7 63 64, 64.8 कितना हो गया बच्चों, 64.8। ये आपके सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट तो आपको बच्चों पता होना चाहिए कि होता क्या है, कि डिस्काउंट होता है MP माइनस SP बराबर होता है डिस्काउंट। MP हो जाएगा 100 माइनस 64.8 बराबर कितना हो गया, 8 घटे बच गया 2। फिर आप देखो घटा दो आराम से, ये घटा दिया आपने 8, यहाँ 10, 9 में से 4 गया, बच गया 5 और कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी 35.2% आपके पास क्या जाएगा बच्चों, एक समतुल्य बटा जाएगा। क्या जाएगा, एक समतुल्य बटा जाएगा। आप इस विधि से ना करना चाहो इस, तो 20 8 इनको जोड़ दो, तो 20 + 8 + 7.5, 20 और 8 कितना होता है 28, 28 7 35 और 35.2 कितना हो गया 35.2 आपके पास क्या जाएगा, समतुल्य बटा। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले हमने वस्तु को कितने में खरीदा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, 52,000 रुपए की चीज थी, 100 से गुणा कर देंगे, 64.8 में खरीदा तो 64.8 से गुणा कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखो बच्चों लाइट की वजह से, बारिश की का मौसम है तो लाइट थोड़ी बफरिंग हो रही है, क्या पता वैसे तो नहीं हो रही, कभी कभी हो रही है, तो आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करिएगा। बाकी हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। मान लो अगर लाइट चली गई तो वीडियो भी खत्म कर देंगे, यहाँ पर अगला वीडियो बना लेंगे। बाकी आपको एक वीडियो में ये पूरा सेक्शन मिलने वाला है। ठीक है, बारिश के मौसम में लाइट वगैरह तो ऐसे होती रहती है। तो चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है, वो भी शानदार तरीके से करने वाले हैं। अब इधर देखो क्वेश्चन दे रखा आपके पास, एक कमीज व पैंट के अंकित मूल्य, एक कमीज के अंकित, सॉरी कमीज व पैंट है, कमीज व पैंट, यहां पर लिख दो व पैंट के अंकित मूल्य, कमीज व पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के रूप में, 1:2 के अनुपात में। मतलब कमीज का मूल्य अगर 1 रुपए है तो पेंट का 2 है, कमीज का अगर 10 है तो पेंट का 20 है, कमीज का अगर 100 है तो पेंट का 200 है, कमीज का अगर 5 रुपए तो पेंट का 10 रुपए, मतलब दुगुना है। ठीक है, तो अनुपात में व्यापारी कमीज पर 40%, व्यापारी कमीज पर 40% छूट देता है। मतलब अगर कमीज खरीदता है तो वो 40% की छूट देता है। दोनों वस्तुएं खरीदने पर, दोनों वस्तुएं अगर वो खरीदता है तो कितने की छूट देता है, 30% की छूट देता है। कितने देता है, 30% की छूट देता है। अगर वो सिर्फ कमीज खरीदेगा तो 40% की छूट देगा, अगर वो दोनों वस्तुएं खरीदेगा तो 30% की छूट देगा। बताओ उसके द्वारा
बताओ उसके द्वारा पेंट पर कितनी छूट दी गई। पेंट पर कितनी दी गई, बताओ उसके द्वारा पेंट पर कितनी छूट दी गई। ये आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो एक कमीज पर आपको बस छोटी सी चीज याद रखनी है कि यहाँ लो 1:2 के रूप में है, यानी 100 रुपए और 200 मान ले हम, 100 और 200। ये आपके पास पेंट है या कमीज है, कमीज है, और ये हो जाएगी पेंट, यानी पेंट का मूल्य 100 है तो कमीज का 200 है। व्यापारी कमीज पर 40% डिस्काउंट देता है, यानी छूट देता है, यानी वो 40% का छूट देता है। 100 का 40% कितना होता है बच्चों, 40 होता है, यानी 40 रुपए की छूट किस पर देता है वो। तो 100 का 40 छूट दे, 40 की हो जाएगी छूट, किस पर हो जाएगी, कमीज पर। टोटल छूट कितनी हो जाएगी, 200 और 300। 300 की खरीदारी करेंगे तो छूट कितनी देता है वो, 30% देता है, कितना हो जाएगा, 90। अगर वो कमीज खरीद रहा है तो 40 रुपए की छूट दे रहा है, और ये दे रहा है तो 90%, 90 की छूट दे रहा है, 90 रुपए की। तो ये बताओ 40 की छूट कमीज पर है, टोटल छूट 90 है, पेंट पर छूट कितनी है हमारी, पेंट पर छूट है हमारी 50। पेंट का अंकित मूल्य कितना है, 100, 200 सॉरी 100 से 100 आ जाएगा 25%, यानी पेंट पर वो कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25%, और कमीज पर कितना दे रहा है, 40%। ये आपको याद रखना है। डिस्काउंट तो आपको ज्ञात करना आता होगा, याद कर लेंगे। 90 था, 40 ये था, घटा लिया, 50 आ गया। अंकित मूल्य डिस्काउंट ज्ञात करना मतलब 50 बटा 200 गुणा 100 बराबर 25%। बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही करने वाले। एक व्यापारी अपनी वस्तु पर, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर, एक व्यापारी है जो अपनी वस्तु पर 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। कोई भी चीज है उसको 30% बढ़ाकर अंकित करता है, तभी तो करता है ना दुकानदार। 50% डिस्काउंट, अरे पहले उसका 100 बढ़ा दिया, पहले उसका 100 गुना बढ़ा दिया, क्या 50% डिस्काउंट कर रहे हो। मार्केट में ऐसे लूट मची हुई है। हम सोचते हैं कि बड़े थैले पर, छोटे थैले पर अच्छी चीज नहीं मिलती है, मॉल में वो शानदार चीज मिलती है। अरे मॉल में मिलती होगी शानदार चीज, लेकिन उसका मूल्य भी कितना लिया जा रहा है आपसे, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना। इससे अच्छा है कि लिमिटेड चीजें देखो, लिमिटेड चीजें आप यूज करो तो ही अच्छा रहेगा। आप ऐसा नहीं है कि 5 रुपये का खर्चा की जगह 50 रुपये का खर्चा कर रहे हो, वो आपके आज के लिए नहीं, आगे फ्यूचर के लिए बहुत गलत साबित होने वाला है। ये ज्ञान की बात नहीं कह रहा हूँ, मैथ के टॉपिक में होता है ऐसा। जैसे अपने व्यापारी अपनी वस्तु में 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, इसका मूल्य सोचो वो 30% बढ़ा रहा है, अब देगा 10% की छूट, तो क्या करने वाला है, फायदा है इसको देखना। आप देखो कितना फायदा होता है, अंकित करता है। वह ग्राहक को 20% देता है, वह ग्राहक को 20% छूट देता है। भाई 30% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया और 30% छूट देता है, सॉरी अंकित करता है और 20% छूट देता है। व्यापारी का लाभ कितना है, व्यापारी का लाभ क्या करना। अब इसमें देखो लाभ वाला क्वेश्चन आ गया, व्यापारी का लाभ प्रतिशत, ये आपको क्या करना है। फिर मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा ना, 100 मान के करो और एरो डायग्राम मेथड से करो, जैसे हमने प्रतिशत में किए थे। तो 100 मान लिया हमने, क्या मान लिया बच्चों, 100 मान लिया, बिल्कुल मान लिया 100। फिर आपसे एक यही एडवाइस देता हूं मैं इसी पर्सन में, चलो मैं इसमें आप कमेंट सेक्शन में दे दूंगा या फिर कोई वीडियो में दे दूंगा, आप लाभ आने पढ़ने के बाद ये पढ़ना बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। और भी कह दूंगा मैं। तो चलो कि ये हो जाएगा आपके पास क्या, 100 अंकित मूल्य हमारे पास, मार्किंग प्राइस 100 है। हाँ वस्तु पर 30 बढ़ाता है, यानी जाएगा 30% बढ़ाता है, तो ये हो जाएगा 130। मतलब 100 की चीज वो 130 रुपए लिख देता है वो। अब छूट कितनी देता है उसको, 20% की, तो देखो 20% है ना, यह आ जाएगा आपके 20% छूट। निकालो इसका 13 गुणा 80 बटा 100, 12 चिन्ह 12 सॉरी 13 8 104, कितना हो गया 104। आप खुद देखो कितने का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कोई 100 की चीज थी, ये मार्किंग प्राइस नहीं है आपके पास, मार्किंग प्राइस तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य, ये आपका रियल प्राइस था, इस पर 30% बढ़ाया, अंकित कितना किया 130। अब देखो 104 रुपये हो गया। आपसे अगर पूछे ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस,
ये इसका क्या है, लागत मूल्य है भाई। जो रियल में उसका लग रहा है मूल्य 100 रुपए है, कोई भी चीज 100 रुपए थी, उसने 30% बढ़ाया, 130 अंकित किया, तो ये मार्किंग प्राइस होगी, ये सीपी हो जाएगा इसका। मैंने आपसे कहा भी था किसी किसी क्वेश्चन में आपको सीपी वाला क्वेश्चन पूछेंगे, कब, जब आपके लाभ बढ़ाने की बात होगी। अब देखो और भी पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं लाभ आने, और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो पर्सन की प्रगति पर निर्भर करेगा। 100 की चीज थी 104 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कितने का हो रहा है, 4% लाभ हो रहा है। सीधी सी बात है, प्यारी सी बात है। ओके, अगला 1-2 क्वेश्चन ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं, शुरुआत करते हैं अगले प्यारे प्यारे क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन देगा आपके पास, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर, एक व्यापारी है जो अपनी वस्तु पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। ग्राहक को 6.2/3%, 6.2/3% छूट देता है, यदि व्यापारी का लाभ कितना, इसमें भी देखो लाभ वाला क्वेश्चन आया, सेम ही तरीके से करना है, व्यापारी का लाभ। अब एक बार के लिए 6 से आपको बट्टा सही कर लो, 6.2/3 दे रखा, 6 18 19 20 यानी 20/3 प्रतिशत है। प्रतिशत को बिन बदलो आप गुणा आराम से कर सकते हो, ये 100 से कर देंगे, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा आपकी बटा 1/15। मतलब आपको 100 की करने की जरूरत नहीं है, 1/15 ज्ञात कर लेना, आपके पास आ जाएगा, वरना आप 6.2/3% भी ज्ञात कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। चलो हम शुरुआत करते हैं। 100 रुपए आपके पास उसका था सीपी, ये लागत मूल्य था, हो गया। आप देखो 20% बढ़ाया उसने, 20% बढ़ाकर अंकित किया है तो 120 रुपए हो गया, यानी मार्किंग प्राइस है ना, अंकित कर रहा है तो मार्किंग प्राइस हो गया। आगे 6.2/3% या फिर 1/15 प्रतिशत नहीं लगाना इसके, तो 1/15 कर दो, इसका 15 कर दो, कितना आ गया 8, ये 8 कर दो, कम डिस्काउंट दे दिया, कितना हो जाएगा 8 माइनस कर दो, तो 8 माइनस करेंगे आ जाएगा 112, ये हो जाएगा 15 120 112 से एकदम 100% सही आपके पास। 100 रुपए की कोई चीज थी, 112 में बेच रहा है, कितना होया 12% का लाभ। कितना हुआ बच्चों, 12% का आपके पास लाभ आ गया, 100% आ गया। अब अगर आप चाहते ऐसा नहीं करते तो 120 का हम 6% करते, 6 18 19 20 यानी 20/3 ज्ञात करते। अब 100 है प्रतिशत, 100 से गुणा कर देंगे, ये होगा आराम से। अब 20/3 करो या फिर और भी कुछ करना चाहो कर सकते हो, ये आपके आएगा उसमें घटाना है, ये 2 0 से 1 और 2 0 और 3 का भाग 4 बार, 4 दूनी 8, ये आपके 8 आया, क्या डिस्काउंट आया। अब 8 इसमें से घटा के लिख दो, यहाँ पर 112 आ गया, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। अब इसमें करना होगा क्या दिया आपको, मतलब आपको डिस्काउंट वो अंकित मूल्य वाला डिस्काउंट ज्ञात करना है, मतलब कितना बढ़ाकर लिखा उसने, ताकि लाभ हो या हानि हो देखते हैं। एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 10% छूट देकर भी, ग्राहक को 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमा सके, 20% लाभ कमा सके। अब देखो इसमें आपको क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन शानदार पढ़ना है। मैं ये कहूंगा नहीं कि सीपी दे रखा लागत मूल्य, मतलब आपको मानना है सीपी है, क्यों, क्योंकि अब सीपी मतलब जितना मुझे लग रहा है, मान लो 10 रुपए लगे 20 रुपए लगे, उसका ही तो मार्किंग प्राइस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, तभी तो मार्किंग किया 120 रुपए बढ़ाकर लिखा है, अंकित मूल्य में ऐसा ही होता है। अब आगे देखो क्या है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वे ग्राहक को 10% छूट दे सके। अब देखो अगर एक
ही पर्सन में छूट व लाभ हानि हो तो सन सो नहीं मानना है। सो ना तो क्रय मूल्य होगा और ना ही आपके, मैंने यही कहा था कि यहां पर आप उसी पे बस मान सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन में इसमें तो चल जाएगा, आगे वाले में क्या है कि एक ही पर्सन में आपके छूट वाली बात कह रखी हो और लाभ हानि की बात कह रखी हो, तो आपका जो सो आएगा वो न तो क्रय मूल्य होगा और न ही अंकित मूल्य होगा। अब ये सर ये क्या लफड़ा है, आपको सो मानकर ही करना है, लेकिन सो आपको साइड में से ही मानना है, बाकी ना तो क्रय मूल्य होगा ना अंकित मूल्य होगा। ये आपको चीज नोट कर लेनी है। अब आपके पास 100 मान लो आंसर, देखो आराम से हो जाएगा आपसे, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए मान लिया आपने। अब दो तरीके से मानेंगे आपको, ऐसा नहीं है कि 100 रुपए इनके दोनों साथ हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको दो तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। अगर आप छूट मानो तो ये आपके लिए अंकित मूल्य हो जाएगा, अगर आप लाभ हानि मानो तो आपके लिए। तो आपको क्या करना है, जब छूट आए तो इसको अंकित मूल्य मानना है, और जब लाभ आए तो क्या मानना है, क्रय मूल्य मानना है। दोनों मानना है, लेकिन ये होगा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है ना अंकित मूल्य क्रय मूल्य, क्योंकि आपका प्रश्न जो आगे से सर होने वाला है। अब आपके पास आ गया कि देर का 10% की छूट, तो -10% ये हो जाएगा आपके पास, छूट दे दिया तो हो जाएगा 90, और ये जो 90 आएगा वो आ जाएगा आपके पास क्रय मूल्य। भाई 100 की चीज थी, 10% छूट दिया, वो 90 आएगा, वो सीपी आ जाएगा आपके पास। अब देखो आगे देर का 20% लाभ, तो 20% लाभ इसको क्रय मूल्य मान के करो, आगे क्या हो जाएगा आपके पास सीपी, ये हो जाएगा 20% लाभ है प्लस हो जाएगा 120। आपसे पूछा क्या गया है कि कितने परसेंट मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वे ग्राहक को 10% छूट देकर भी 20% लाभ कमा ले। तो आप खुद सोचो कितने परसेंट, 90 रुपए था, लाभ कमाना है, छूट कितने देगा, तो कितने देना है 30। भाई 90 की चीज है, 120 कमाना, कितना बढ़ाकर 30 रुपए, किस पर बढ़ाएगा वो, आप ये बताओ, बढ़ाएगा किस पर, 120 पर बढ़ाएगा या किस पर बढ़ाएगा, हमेशा इस पर बढ़ाकर लिखना होगा। किस पर, इस 90 क्रय मूल्य तो कितना से गुणा कर दोगे, 100 से, 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। कितना बढ़ाकर अंकित करना होगा, 33 सही 1/3% अगर बढ़ाकर अंकित करेगा तो 10% छूट देगा, फिर 120 में लाभ कमाएगा 20% का। आप कुछ नहीं करना है, सो कुछ भी नहीं मानना है, 10% छूट दे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, लाभ कमाए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना बढ़ाना है, इन दोनों का अंतर देख लो कितना है, 30, पर हमेशा किससा आएगा, क्रय मूल्य आएगा, 30 का गुणा कर दो 100 से। बस इतना सा प्रश्न है। हम इसी प्रकार के 5-6 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा या अच्छे से पता चल जाएगा कि हम आगे वाले क्वेश्चन में करने वाले क्या है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, शानदार सा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत, सेम प्रश्न है, कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर। जब तक मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप अपना रफ कार्य में करना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे देख लो, वापस वही प्रश्न है, कितने मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा, कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा। आप कहोगे सर करेंगे क्या, आपने लिखा ही नहीं, अब लिख रहा हूं, देखो मुझे अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 20% छूट देकर भी, मतलब 20% छूट देकर भी कितना परसेंट लाभ कमाता है, 25% लाभ कमाता है, 25% लाभ कमा सके, मतलब वो छूट भी दे रहा है और लाभ भी देखो कितना कमा रहा है, इससे ज्यादा कमा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको मानना है 100 है, ये तो 100 तो ना आपका क्रय मूल्य ना विक्रय मूल्य, बस याद रखना है कि जब भी छूट आए तो क्या मानना है, 20% छूट है तो ये हो जाएगा अंकित मूल्य, ये हो जाएगा आपके पास 80, और 80 आपके पास आ जाएगा सीपी। फिर इसको क्या मान लो, लाभ वाला मान लो, तो प्लस 25% तो हो जाएगा 125, ये आ जाएगा आपके पास सेलिंग प्राइस। 80 की चीज है और 125 में बेच रहा है, कितने का अंतर है बच्चों, 25 और 20, या तो आप दोनों को जोड़ के लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो 25 और 20 45, इसका भी अंतर कितना है, 45 आया। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था हमारा, 10 और 30 का था, तो आप मतलब करने की वैसे जरूरत भी नहीं है आपको, छोटा तरीका बताऊं आपको छोटा सा, लेकिन आप क्या है ये इतना आप करोगे ना तो इसके आगे वाले भी प्रश्न पूछ जाएंगे, वो आप कैसे करना है वो आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए करवा रहा हूं आपको, वरना इन दोनों को जोड़ के लिख दो, कितना आया अंतर, 45 का आया। छूट देना क्या करेगा, मूल्य बढ़ाना है तो किस पर बढ़ाएगा, अंकित मूल्य पर बढ़ाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं,
कॉस्ट प्राइस पर मूल्य बढ़ाएगा वो सीपी पर, किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। ये आएगा 20 चौके और 20 पंजे, ये हो गया। फिर 45 पंजे कितना होता है, 5 आम 25, हासिल लगा 2, 20 2 22, 4 पंजे 20, 2 4 चौके 4 छिके 24, कितना बच जाएगा, 2 5, मतलब 56.25 आपके इसका परसेंट क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन की हम एक और चर्चा करेंगे, आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम करने वाले क्या है या क्या नहीं करने वाले हैं। तो देखो कि एक व्यापारी 6800 वाली वस्तु पर, एक व्यापारी 6800 वाली वस्तु पर, 6800 वाली वस्तु पर कितने रुपए अंकित करना करेगा, कितने रुपए अंकित करेगा, मतलब 6800 की वस्तु है, यानी आपको उसकी रियल प्राइस दे रखी है 6800, उस पर कितना अंकित करना होगा, ये नहीं आपके पास क्या दे रखी है, कॉस्ट प्राइस दे रखी है, कितना अंकित करेगा कि वह ग्राहक को 15% छूट देकर भी 15% छूट देकर भी 30% लाभ कमा सके, 30% लाभ कमा सके। आप इस प्रश्न को किसी भी विधि से कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको प्रायोरिटी इसी विधि से करने की दूंगा। मान लो 6800 रुपए वाली वस्तु है, इसका मतलब आपके पास सीपी दे रखा है, 100 की वस्तु है 85 हो जाएगी, कितना परसेंट लाभ कमाना होगा, 30% हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना, आप ऐसा नहीं करना डायरेक्ट कि 130 कर दो गुना आ जाएगा, वैसे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इस विधि से करोगे तो आपके लिए कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। तो देखो 100 की चीज थी, ये 100 कुछ भी हो सकता है, ये छूट वाला है, तो कितना परसेंट छूट है बच्चों, देखो 15%, तो 15 छूटे दे जाएगा, 85 हो गया। तो कितना लाभ कमाना चाहता है, प्लस 30% लाभ कमाना चाहता है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 130 हो जाएगा। 100 ये हो जाएगा आपके पास सीपी, और ये हो जाएगा आपके पास एफसी। आपसे प्रश्न में दे रखा 6800 वाली वस्तु, यानी सीपी दे रखा उसका 6800, 6800 सीपी करे मुझे दे रखा है, उस पर बढ़ाना है, हमें अंकित करना है, तो कितना है, ये हो जाएगा 85 हमारा, ये हो जाएगा 85। लाभ कितना कमाना है, 130 का, तो 130 से गुणा कर दो, 70 5 85, 70 चौक 68, ये 13 चौक 52, सॉरी 52,000 हो गया क्या, 52,000, या फिर भाग दे दो ना हम 40 5 का, 5 8 40, 13 7 91, 13 8 104, मतलब है उस पर कितना मूल्य करना होगा, 10,400 रुपए उसमें मूल्य करेंगे तो आप उस पर कितना 15% छूट दोगे तो भी 30% का लाभ कमा सकते हो। लेकिन कभी कभी प्रश्न में आपके पूछे जाने वाले एग्जाम में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आपको अपने मेथड से नहीं हटना है, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट कर दो, आपको 100 से गुणा नहीं करना है। जब आपको मान लो ऐसी कोई वस्तु पूछ ले, इसका अंकित मूल्य क्या आ गया, आपको 100 से गुणा नहीं करना, मैं आपसे एक बार पहले कह रहा हूं, तभी तो देखो एक दो क्वेश्चन मैं आपको आपके लिए साझा करूंगा, जब विद्यार्थी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन में मैं आपको एक साझा करना चाहूंगा, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बाद में साझा करूंगा। उसमें क्या पूछा गया था कि अंकित मूल्य बढ़ाने पर उसका अंकित मूल्य ज्ञात करना होता, या फिर क्रय मूल्य ज्ञात करना, ऐसा होता। तो आप मानना कभी भी 100 से गुणा नहीं करोगे, कभी भी 100 से गुणा नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपके पास सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा है, क्रय मूल्य आपको दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं कि 100 से गुणा कर दो हर चीज के लिए, 100 से गुणा नहीं करना है, क्योंकि 100 तो ना आपके पास एमपी है ना एसपी है, ना तो एमपी है ना एसपी है, क्योंकि दोनों नहीं है। हम अपने सुविधा के लिए, हम अपने मानने के लिए हम एक चीज को दो मान रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। याद रखना, ना 100 एमपी है ना एसपी, तो कभी भी आपसे इस बट्टा वाले क्वेश्चन में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए इसी प्रकार के क्वेश्चन, तो उसमें 100 से गुणा नहीं करोगे। इस प्रकार के बाकी अंकित मूल्य में कर सकते हो, अगर प्रश्न में छूट भी दे और लाभ भी दे तो 100 से गुणा वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। पहले कह रहा हूं मैं, अगर प्रश्न में छूट और लाभ दे, आपके एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेरे पास आए थे व्हाट्सएप पर, इसलिए कह रहा हूं कि छूट और लाभ प्रश्न दे आपके में अगले वाले क्वेश्चन में, मान लो हमने जो भी अगला बार पार्ट पढ़ेंगे साझा वगैरह, उसमें मैं अच्छे से आपको पहला क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आया था। तो आप छूट और लाभ हानि, छूट लाभ आने वाले प्रश्न अगर एक साथ दे, एक ही प्रश्न में दे, तो आप यहां पर 100 से गुणा नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि 100 तो ना तो आपके पास क्रय मूल्य होता है और ना ही आपके पास अंकित मूल्य होता है, इसलिए तो हम 130 से गुणा कर दिया। अगर हमें क्रय मूल्य पूछता मान लो, तो हम किससे गुणा कर देते आपके पास 85 से गुणा कर देते। इसी प्रकार के एक दो क्वेश्चन की चर्चा हम और करने वाले। तो चलो हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी
एक व्यापारी 7200 रुपये मतलब 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% छूट पर बेचकर 12% छूट पर बेचकर 20% छूट बेचकर 20% लाभ कमाता है 12% छूट पर बेचकर भी लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि गलती कहां करते हैं स्टूडेंट। सोचने में गलती देखो कहां करते हैं, क्योंकि 90% हम क्रय मूल्य कितना मानते हैं 100। 90% नहीं 100% क्रय मूल्य हमारे लाभ आने वाले पर्सन में क्या मानते हैं 100% हम मट्टा वाले क्वेश्चन में अंकित मूल्य क्या मानते हैं 100 मानते हैं। अब हम दोनों बार 100 से गुणा तो नहीं कर सकते हर पर्सन में, लेकिन अब एक उसमें क्या दे दिया, हमें छूट दे दिया और हमें लाभ हानि दे दिया, तो आपको 100 से गुणा नहीं करना है बच्चों। एक चीज याद रखनी है बस, यहां पर आपको 100 मानना वो कुछ भी नहीं है, ना क्रय मूल्य है और ना अंकित मूल्य है। बस आप अपनी सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को सरल कर रहे हो। आपका मान लिया कितना 12% छूट दे दी, कितना हो गया 88 रुपये, ये आपके पास सीपी आ गया बच्चों। ये आपने क्या कर दिया प्लस लाभ कमा लिया और ये आ जाएगा 120, ये आपके पास आ जाएगा एसपी आ जाएगा। अब प्रश्न में जो पूछा है उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सरल कर दो। क्या पूछा गया है आप याद रखना, वैसे अंकित मूल्य सुविधा देखो 7200 रुपये वाली वस्तु वाले 12 छूट देकर बेचता है। अब आप क्रय मूल्य के लिए किससे गुणा करते हैं? बच्चे ये गलती करते हैं, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं 100 से ही गुणा कर देते हैं या 100 का भाग देते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, गलती नहीं करनी है। देखो क्या करते हैं गलती, अब यहां तक तो बच्चे सरल कर लेंगे या फिर ऐसा सरल नहीं करते मेरे अकॉर्डिंग, तो क्या करते हैं कि 12% छूट दे दी 88 हो गया, 120 हो गया, इतना बच्चा का जरूर करते हैं। अब उन्हें ये नहीं पता ये क्या है, हाँ ये बताया कि सेलिंग प्राइस है, क्योंकि लाभ कमाया सेलिंग प्राइस आ गया। अब हो जाएगा 7200 रुपये वाले वस्तु को 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को बेचता है, तो आपको क्या करना है लाभ हो जाएगा। एक में प्रश्न देखना है अंकित मूल्य वस्तु पर लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। एक मिनट को देखना एक बार पर्सन को कमाता है, अच्छा कमाया नहीं है अभी, हाँ थोड़ा सा देखो परिवर्तन कर लिया। हाँ इसी प्रकार करते हो कि 88 हो जाएगा आपके पास सीपी और हो जाएगा 120। ये क्या है वो तुलना करें। देखो कि एक व्यापारी 7200 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु को 12% छूट पर बेचकर 12% छूट पर बेचा, 20% लाभ कमाता है। 20% लाभ कमाएगा कब, कमाया नहीं है उसने, बेचा नहीं है, तो 20% लाभ कमाता है, तो 100 की चीज थी 120 कमाया उसने, ठीक है 20% लाभ कमाता है। तो आपको याद करना है 7200 रुपये, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो उस प्रश्न को 7200 बट्टा 120 हो जाएगा आपके पास गुणा, क्रय मूल्य याद करना तो 88 से गुणा कर दो, कर दिया बच्चों 88 से गुणा, बिल्कुल कर दिया। अब देखो एक बार के लिए 12 6 72 हो गया और 6 से गुणा कर दो, ये 0 से 0 हो गया, 8 संग 48 हाथ लगा 6, 48 और 6 50 51 52 54 ये हो जाएगा। एक बार के लिए और देखना 5480 आराम से आ गया, ये आएगा शायद 5200 से आएगा। एक मिनट तो गुणा भाग में गलती कर दी हमने, वापस देखो 88 को 6 से गुणा करो, 8 संग 48 हाथ लगा 4, 48 और 4 52 मतलब आपके पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 5280 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ जाएगा। हम हर बार उसको सेलिंग प्राइस ले रहे थे, लेकिन अब की बार क्या होगी आपके पास मार्किंग प्राइस होगी क्यों होगी, उसने बेचा नहीं है कमाता है। कितना बढ़ाया 12% 20% बढ़ाया, तभी तो कमाएगा ना वो वस्तु को, तभी तो लिखा है। बस 100 की चीज थी 120 बढ़ाया है उसने, तो 120 आपके पास क्या जाएगा मार्किंग प्राइस आ जाएगा। अब देखो हमने हर पर्सन में शायद पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था सेलिंग प्राइस किया था, अच्छा 3-4 क्वेश्चन हमने सेलिंग प्राइस किया था, ये हमेशा मार्किंग प्राइस ही होने वाली है, आप ये चीज याद रखना। हमने 3 प्रश्नों में पहले वाले प्रश्नों में कर दिया, तो हमने जहां पर भी किया है वहां पर एसपी नहीं आएगा मार्किंग प्राइस आएगा। हमने छोटी सी गलती कर दी बच्चों, मार्किंग प्राइस आएगी। आपको थोड़ा सा समझने में वापस मैं इस प्रश्न के लिए आगे वाले प्रश्न के लिए सॉरी मांग रहा हूँ, क्यों कर दिया हमने जल्दबाजी में प्रश्न कर दिया, सीपी और एसपी के चक्कर में हमने कर दिया। अगर हम छूट दे रहे हैं किसी वस्तु को तो यह जाएगा एसपी, और लाभ कमा रहे हैं तो आपके पास ये एमपी होगा बच्चों, मार्किंग प्राइस होगा। मतलब 100 की चीज थी 20 रुपये बढ़ाया तभी तो मार्किंग प्राइस हुई, ये आपके पास मार्किंग प्राइस होने वाला है।
क्या होने वाला है, मार्किंग प्राइस होने वाला है। अब इतने में खरीदा, इतना मार्किंग प्राइस है, तो कितना बढ़ा है वो करके हमने प्रश्न को सरल किया है। तो मैं आपसे एक और कहता हूं कि जो हमने पिछले प्रश्न में 3 क्वेश्चनों में शायद 1 2 3 क्वेश्चनों में हमने चर्चा की थी, जहां पर मैं वापस इस स्लाइड पर उस तीनों क्वेश्चन की चर्चा अच्छे से कर दूंगा। अब देखना ये मार्किंग प्राइस ही होने वाला है। तो देखो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या मार्किंग प्राइस की या नहीं की। इस वीडियो में हम सॉल्यूशन कौन कौन से क्वेश्चन का है, इससे लास्ट क्वेश्चन, एक तो लास्ट क्वेश्चन और एक है सेकंड लास्ट क्वेश्चन का चर्चा हम करने वाले हैं। इसी स्लाइड में करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम इस प्रकार की तुलना क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप मार्किंग प्राइस ही आने वाली है। हमने छोटी सी गलती की है, क्योंकि हम सीपी और एसपी चक्कर में, लाभ आने के चक्कर में पड़ गए थे, तो थोड़ी गलती हो सकती है, मानवीय त्रुटि है। तो आगे देखो इस प्रश्न में सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा था हमारा, ये तो था लास्ट क्वेश्चन कि एक व्यापारी, सेकंड लास्ट तो ये कौन सा था, ये तो गया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन में की थी हमने मार्किंग प्राइस, 2 क्वेश्चन तो करवा देते हैं, तीसरा देखो। एक व्यापारी 6800 वाली वस्तु पर अंकित मूल्य करने पर वह वस्तु ग्राहक को छूट देता है तो 30% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य करने होंगे, हमने वहां पर वही किया था, 130 रुपये गुणा किया था, लेकिन हम सही नहीं किया था। तो यहाँ पर हमने किया था 100, ठीक है, 15% छूट दी थी, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा आपके पास एसपी, और फिर ये हो जाएगा आपके पास कितना दे दिया 30%, तो ये हो जाएगा 130, ये हो जाएगा आपके पास एमपी। उसके बाद तो वही है, बाकी सब तरीका सेम है। उस पर्सन में भी ये कह रखा था कितने रुपए अंकित करना होगा, तो हमने 130 से गुणा किया था, लेकिन हम भूल गए थे, सेलिंग प्राइस नहीं भूले, उसने हमने 130 से गुणा किया, वो एकदम सही था हमारे पास, बिल्कुल सही था। इसी प्रकार का ये सेकंड लास्ट हो गया। अब लास्ट हो गया। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन कौन सा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर एक कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वे ग्राहक को 20% छूट देकर भी। सो आपको कुछ भी नहीं मानना है, 20% बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा आपके पास, 20 में से छूट दी, क्या 20% छूट दी तो हो जाएगा आपके पास 80, ये हो जाएगा आपके पास सीपी, और लाभ कितना कमाता है 25% लाभ कमाता है, तो आप हो जाएगा 125 आ जाएगा आपके पास, सॉरी एमपी मार्किंग प्राइस। ये लाभ कमाता है, इसका मतलब बढ़ाकर लिखा है, कितने रुपए बढ़ाकर लिखा है, 80 से 185 बढ़ाकर कितना लिखा है, ये आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा 45 रुपये बढ़ाकर लिखा है आपके पास। बाकी का सब सेम है, बाकी का पूरा डिटो क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नहीं है। इसमें भी आपको क्या पूछा, अंकित करना होगा। अब देखो प्रश्न में क्या कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि अंकित करना होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन की तुलना कर ली हमने। आगे देखो प्रतिशत निकालिया, बिल्कुल हो गया। अगला क्वेश्चन, इससे थर्ड लास्ट उस क्वेश्चन में भी इसी प्रकार की तुलना करने वाले हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तु को कितने मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा, ग्राहक को 10% छूट देकर भी। तो देखो 100 रुपये था, 10% छूट दी उसने, और 90 हो गया आपके पास सीपी, और यहाँ पर कितने परसेंट लाभ कमाता है वो देखो 20% लाभ कमाता है, तो प्लस का 20 कितना हो जाएगा आपके पास 20% लाभ 120, और ये आपका हो जाएगा मार्किंग प्राइस। हमने तीनों क्वेश्चन में तुलना की थी। वापस प्रश्न में एक बार के लिए 2 बार के लिए और पढ़ दूंगा, ताकि आपके गलती होने की गुंजाइश नहीं रहने वाले। क्यों, हमने ज्ञात तो वही कर रहे हैं जो प्रश्न में दे रहा है, मार्किंग प्राइस ज्ञात कर रहे हैं। हम इससे वाले क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था कि कितने रुपए आपका अंकित मुझे करना होगा, हमने 130 से ही गुणा किया है। मैंने आपसे बहुत बार कहा था लाभ आने में, क्या कहा था कि हम वही जिसका जो मूल्य ज्ञात करना है उसी से गुणा करना है। अब 130 से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन में लिखने में गलती की है, तो अगर आप अपने नोट्स बनाए तो आप में प्रश्न में लास्ट क्वेश्चन था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन और थर्ड लास्ट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन की मैं वापस यहाँ पर कर चुका हूं आपके सामने चर्चा। आप वहां अपने नोट्स में सुधार भी कर सकते हो और आगे के लिए याद कर सकते हो। छोटी गलती होती है तो कोई ना, बड़ी गलती हुई इसलिए आपसे सॉरी मांगता हूं। बाकी के क्वेश्चन इसी प्रकार होने वाले हैं। अब 2 क्वेश्चन की और चर्चा करेंगे इसी प्रकार के, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि सेलिंग प्राइस मार्किंग प्राइस होता क्या है। 2 क्वेश्चन में सारा कुछ बता दूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेलिंग प्राइस मार्केटिंग प्राइस होता क्या है, और यहाँ पर लाभ हमने क्यों किया था क्यों नहीं किया था वो भी बता दूंगा। तो आप क्वेश्चन की तुलना कर लेना अच्छे से, तीनों चीज बता दी आपको मैंने। तो चलो अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो बच्चों, 1-2 क्वेश्चन में हमने गलती कर दी थी पहले, वापस मैंने सुधार भी कर दिया है, तो आप उसी में नोट्स में सुधार कर लीजिएगा। बाकी आपको वीडियो देखकर ऐसा नहीं लगे पहले मैं आपने कर दिया, हमने ऐसा क्यों कर दिया सर ने। बाकी छोटी सी चीज की गलती हुई थी, मार्किंग प्राइस, एसपी को हमने एसपी लिख दिया हमने एमपी की जगह, बाकी कोई गलती नहीं हुई थी हमारी। बाकी याद रखना आपको ऐसा नहीं करना है, परीक्षा में तो आपके फिर उसके साथ सही हो जाएगा, गलती नहीं होगी। मार्किंग प्राइस से ज्यादा कोई ऐसा नहीं होता है, आप रट लोगे,
बाकी फर्क तो ज़्यादा नहीं पड़ने वाला, लेकिन क्या है आगे के लिए भ्रांति पैदा हो जाएगी कि इसमें तो होता है तो लाभ आने आएगी तो मार्केट प्राइस ही आएगा। सोच से लेकर नहीं करना आपके पर्सन। अब आपके मार्केट प्राइस का डाउट भी निकल जाएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हुआ था पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब जो क्वेश्चन आया उसके आधार पर हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ था या क्यों नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, व्यापारी वाला क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को अपनी वस्तु को 10% छूट पर बेचकर भी 10% छूट बेचकर भी 20% लाभ कमा लेता है। 20% लाभ कमा लेता है। 20% लाभ कमा लेता है यदि वह किसी ग्राहक को 20% छूट दे, 20% छूट दे, यदि कोई ग्राहक उसको 20% छूट दे तो उसे कितना लाभ होगा? तो उसे कितना लाभ होगा? अगर बच्चों मैं बताता तो आपको नहीं बताता तो भी आपको कभी भी पता नहीं चलता कि सेलिंग प्राइस मार्केटिंग प्राइस क्या होता है। फिर भी मैंने उस क्वेश्चन में गलती की तो मैंने आपको उस क्वेश्चन को वापस बताया है। तो आप भी अपने स्तर पर उस क्वेश्चन की सही कर ले, अगर कर लेना, वरना आपको मैं अगर वीडियो पूरा बता देता तो कभी पता नहीं चलता। ये मेरी गारंटी है। आपको पता है, आप सोचते हैं यहाँ सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस यही होता होगा, लेकिन मैंने वापस बताया है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मतलब पिछले वाला क्वेश्चन निकाल के उस क्वेश्चन को सही कर ले। हमारे पास ये मार्कर बोर्ड ही है। इसी से मैंने आपसे पहले कहा था कि मैंने थर्ड क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। अब आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट प्राइस में हम क्या लिखना है। तो कुछ लाभ और हानि वाला क्वेश्चन है तो आपको क्या करना है, ऐसे ही करना है। 100 वाला सॉरी छूट और लाभ वाला हानि वाला है तो आप करना ऐसे। ये आपके पास हो जाएगा छूट, तो 10% की छूट है तो हो जाएगा 90, और ये हमेशा क्या होने वाला है? सीपी। याद रख गया। ये आपका क्या लाभ है? 20% का लाभ है। ये हमेशा क्या होने वाला है? 120 हमेशा क्या होने वाला है? एमपी। इतना सा याद रख लो, बस हो गया प्रश्न। हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर एसपी किया था, बस पिछले मतलब जहां गलती की थी एसपी, अब एमपी होगा। अब आगे क्या देखा है कि यदि वो ग्राहक को 20% छूट दे, है छूट किस पर देता है? ये तो आपके वहां ना तो अंकित मूल्य, छूट किस पर देता है ये बताओ? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देता है। तो सॉरी महांकित मूल्य पर। तो इस पर कितने की छूट दे रहा है वो? देखो कितने की दे रहा है, आगे कर लो इसको। कितने की छूट दे रहा है बच्चों? 20% की छूट दे रहा है। तो 20% की क्या दे रहा है वो? छूट दे रहा है। तो गुणा कर लो, 12×8 96। एक में देखना 120 है तो 120 में 20% की छूट दे रहा है, ये हो जाएगा 12×8 कितना हो जाएगा? 96। अब ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा? छूट देकर देता है तो ग्राहक को कितना लाभ होगा? याद रखना ये सीपी हो जाएगा। छूट देने के बाद तो आपको पता नहीं एसपी आता है। भाई छूट देकर बेच दिया तो क्या आएगा? एसपी आएगा। हमने यहाँ वाला यहाँ लिख दिया था पहले वाले क्वेश्चन में, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। तो छूट किस पर देगा? मार्केटिंग प्राइस पे देगा। सीपी उसका कितना है? 90 है। एसपी कितना? 6। लाभ कितने का हो रहा है? 6 का। किस पर हो रहा है? 60 पर। भाई 90 की चीज थी, 96 बेच रहा है, लाभ हो रहा है 6 का। गुणा किससे कर दो? 100 से कर दो। 1 0 से 1 0, 3 3 9, 3 2 6। ये हो जाएगा 20/3 बराबर 6 सही 2/3% का क्या हो जाएगा आपके पास? लाभ हो जाएगा। गुणा भाग अगर गलत हो जाए तो आप अपने स्तर पर सही कर लिएगा, बाकी गलती होने की गुंजाइश नहीं रहने वाली है। कुछ भी नहीं करना है, यहां तक आपको सेम ही मानना है प्रश्न को उसी प्रकार से। बस इतना सा है, यहाँ पर एमपी करना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैंने जो गलती की आप बार बार मत दोहराना। अब आपको पता होना चाहिए कि छूट ग्राहक को किस पर मिलती है। ये तो ऊपर वाला हमने मान लिया, जो हम बेच रहे हैं उसके बाद छूट किस मिलती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर छूट दे दो, बस इतना सा फर्क है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? यदि एक व्यापारी अपनी वस्तु को एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट पर 20% छूट पर बेचकर 20% छूट पर बेचकर भी 30% लाभ कमाता है। क्या कमाता है? कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट पर बेचकर भी 30% लाभ कमाता है। व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है?
आपसे पूछा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट कर बेचकर भी 30% कमाता है, लाभ परसेंट, अच्छा 30 लाभ कमाता है यदि ग्राहक, आगे और परसेंट लाभ कमाता है यदि व्यापारी 30% छूट देता है, अब भी और 30% छूट देता है तो लाभ कितना होगा, लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछा है। प्रश्न दे रखा आपके पास, एक व्यापारी अपनी वस्तु को 20% छूट पर बेचकर भी 30% लाभ कमाता है, ग्राहक को 30% छूट दे दे और भी तो 30% छूट दे रहा है तो लाभ कितना होगा। अब देखो वस्तु को 100 रुपये मान लिया हमने, कुछ भी मान सकते हो, 20% छूट देगा वो, भाई छूट दे रहा है कितना रुपए में, 80 रुपए में, क्या हो जाएगा सीपी, ये आपको याद रखना है। फिर लाभ कितने का मारा है, देखो 30% का, तो ये कितना हो जाएगा 130, ये आपके पास आ जाएगा मार्किंग प्राइस, ये इतना सा आपका याद रखना है, ये मार्किंग प्राइस आएगा। अब छूट तो देगा उसको किस पर देगा, मार्किंग प्राइस देगा, कितने की, 30% की, तो 30% की छूट दे दी, तो 30% की छूट दे देगा, कितना हो जाएगा 93 कितना आ जाएगा 91, मतलब 80 की चीज है, कितने की चीज है 80 की चीज है, और क्या जाएगा इसका एसपी कितना जाएगा 91, यानी 11 का लाभ कर रहा है वो, किस पर कर रहा है 80 पर गुणा कर दो 100 से, 20 चौक 80 है 20 पंजे 100, 55/4 कितने का लाभ कमा रहा है, देख लो 4 एकम 4, 4 3 12, 4 7 28 5% का क्या कमा रहा है वो, लाभ कमा रहा है। ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा तरीका है। 13.75% क्या कमा रहा है, लाभ कमा रहा है। दोनों प्रश्नों में एक ही चीज याद रखनी है कि ये आपके पास मार्किंग प्राइस आएगा, और जो दोबारा छूट मिल रही है उसको वो मार्किंग प्राइस पर ही मिल रही है, और जो लास्ट में आएगा वो आपके पास आएगा एसपी। यहां पर हमने एसपी क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमारे लिए क्या नहीं था, ये हमारे लिए क्या नहीं था, मार्किंग प्राइस नहीं था, और ना ही आपके पास करे मुझे था। इसीलिए तो देखो आपको बता दूं कि हमने यहाँ पर सीपी और एसपी क्यों कर रहे हैं, सॉरी सीपी और एमपी, क्योंकि यहाँ पर ये तो न तो मार्किंग प्राइस है और ना ही एसपी। अगर ये मार्किंग प्राइस होता तो ये एसपी होता, लेकिन हमने प्रश्न में स्टार्टिंग में कह दिया, सबसे पहले हमने क्या कहा, लाभ वाले प्रश्न में 100 ना तो आपके पास मार्किंग प्राइस होगा और ना ही वो होगा क्रय मूल्य होगा। तो आप अगर ये क्रय मूल्य नहीं है, अगर क्रय मूल्य होता ये, तो यहाँ पर आपके पास आता सेलिंग प्राइस, अगर ये अंकित मूल्य होता तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस आता, लेकिन हमने वहां पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और सेलिंग प्राइस लिख दिया, इसलिए तो ये वाला हम छूट भी दे रहे तो क्रय मूल्य लिख रहे हैं और ये एमपी भी लिख रहे हैं, और आपके पास प्रश्न का आंसर है बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। तो अगले क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार तरीके से होने वाले आपके आगे वाले क्वेश्चन। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन शानदार था क्वेश्चन है, एक बार के लिए देख लो बच्चों। अगर आपको ये प्रश्न दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम एक वीडियो और बना देंगे, क्योंकि लाइट थोड़ी सी चला गई है तो हम बस बना रहे हैं वीडियो। मुझे लग रहा है साफ तो दिख रहा है, मैं एक बार और ट्राई कर लूंगा वापस देखने की, अगर नहीं दिख रहा है तो वीडियो और बना दूंगा, बाकी कोशिश यही कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखो कि एक व्यापारी अपने खिलौनों को एक व्यापारी अपने खिलौनों को 10%, एक व्यापारी अपने खिलौनों को 10% छूट पर बेचकर भी 10% छूट पर बेचकर भी 35% लाभ कमा लेता है, 35% लाभ कमा लेता है। साथ ही वह 15 खिलौनों पर 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त देता है, एक खिलौना मुफ्त देता है। और देखो प्रश्न थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। बताओ व्यापारी ने खिलौनों कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया। एक बार के लिए देखो, मैं आपको ये एक ही क्वेश्चन बताने वाला हूं, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मैं बोलकर बता दूंगा, आप उसको लिख लेना और तुलना करना, मैं आपको आंसर बता दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन बताने वाला हूं, सेम टू सेम वही का वही तरीका आपके पास,
कि एक व्यापारी अपने खिलौनों को 10% छूट पर बेचता है, तो 100 मान लिया, यहाँ पर 10% छूट पर बेच दिया, 10% छूट पर बेच दिया, ये आ जाएगा 90, ये आ जाएगा आपके पास सीपी, लिख दिया। 35% लाभ कमाता है, तो 35% वो लाभ कमा रहा है, तो ये जाएगा 135, हो जाएगा आपके पास सीपी, सॉरी एमपी। आगे देखो प्रश्न में क्या दे रहा है। साथ ही वे 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त देता है, मतलब 15 रुपए में या 15 खिलौनों में, एक बार प्रश्न देख लो। 15 खिलौनों पर, मतलब अगर वो 15 खरीद रहा है तो एक खिलौना मुफ्त देता है। क्या देता है? 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त देता है। बताओ व्यापारी पर खिलौनों पर कितने मूल्य बढ़ाकर अंकित किया? अरे वो फ्री कोई नहीं देता है, पहले मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है ताकि दे देता है। तो ये 135 रुपए आ गया, 135 पर क्या देता है? 15 खिलौने देता ही देता है। अब देखो 135 रुपए का कोई सामान खरीद रहा है, क्योंकि खरीदा है उस लिखा हुआ है, तो 15 खिलौने क्या देता है? वो मुफ्त देता है। मुफ्त का मतलब फोगट में देता है। यार फोगट में कोई नहीं देता है, आपके पास मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। तो आपके पास कितना हो जाएगा? 135/15 बराबर 9 खिलौने। हमने एक ही मान ली उसकी प्राइस, एक खिलौने की एक प्राइस मान ली, तो 9 खिलौने 9 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे आपके पास। 9 खिलौने नहीं आएंगे, खिलौने दे दिया 9 रुपए, 9 रुपए आ गया। मतलब 135 रुपए थे, 15 खिलौने मुफ्त दे रहा है, तो कितना रुपए हो गया? एक खिलौना का 9 रुपए। 100% आपको पास समझ में आ गया, बिल्कुल है। अब आपको क्या करना है? 135 था, 9 और बढ़ा दो, कितना हो गया? 144। ये आपके पास आ जाएगा मार्केट प्राइस। वो मुफ्त कुछ नहीं दे रहा है भाई, 15 खिलौने मुफ्त दे रहा है। 15 क्या दे रहा है? 15 खिलौनों पर एक खिलौना मुफ्त देता है। 15 खिलौने अगर वो खरीद रहा है तो एक खिलौना मुफ्त देता है। तो वो 135 खरीद रहा है, तो कितने खिलौने मुफ्त देगा? 9, तो 9 मार्किंग प्राइस होगी, तो 144 की क्या आ जाएगी? मार्किंग प्राइस आ जाएगी। 190 रुपए उसकी सेलिंग प्राइस है, ये मार्किंग प्राइस कितनी होगी? पूछा क्या है? कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित किया? कितने प्रतिशत? तो अंकित कितना ना घटा दो इसमें से, 10 और 44 कितना हो गया आपके पास? 54। 54 रुपए बढ़ाकर अंकित किया है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? कितने रुपए मूल्य बढ़ाकर अंकित किया उसने? 54 रुपए बढ़ाकर अंकित किया। कितने किया? 54। अब आपके पास ज्ञात क्या करना है? मूल्य बढ़ाकर अंकित किया, बताओ। व्यापार तो 90 पर किया है भाई, 90 मूल्य था, तभी 54 बढ़ाया, गुना किससे कर दो? 100 से कर दो। ये हो जाएगा 3 एकम 3, सॉरी 9 6 54, 9 10 बार जाएगा, 10 से 10 60%, यानी 60% मूल्य बढ़ाकर उसने क्या किया? अंकित किया। किस पर किया उसने? 90 पर किया। आपके पास ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार हमने क्वेश्चन किया या किस प्रकार क्वेश्चन नहीं किया। ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही प्यारा वाला तरीका आपके पास, शानदार क्वेश्चन गए। अब मैं ये क्वेश्चन वापस नहीं बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन को अच्छे से बता देता हूँ। ये फ्री ओपन में था, अंकित मूल्य वाला, जो अंकित मूल्य हमने किया था फ्री ओपन में था। 15 खिलौने उसने बांटे थे। अब अगला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन में बाढ़ में आ गया, ताकि आपका वीडियो को बड़ा ना करते हुए एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस देता हूँ। तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन है, एक व्यापारी को अपनी वस्तु पर कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करना होगा कि वह ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% का लाभ कमाना चाहे, तथा ग्राहक को 25 खिलौनों पर खिलौने मुफ्त भी दे? ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन है, डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। कितने खिलौने मुफ्त दे रहा है? देखो 25 खिलौनों पर मुफ्त भी दे, तो कितने दे रहा है वो आपको सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन करना है। 25 पर खिलौना मुफ्त दे रहा है, 5 खिलौने दे रहा है, तो 25 125 5 130 हो जाएगा। सेम मार्किंग प्राइस देगा, आपको मुफ्त करना सेम टू सेम आ जाएगा। उसका आंसर आने वाला आपके पास 62.2। आप खुद ट्राई करना क्वेश्चन करने की, अगर नहीं आए तो आप वापस पूछ सकते हो मुझसे। आई होप, आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा है। इस वीडियो में थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक, क्या बहुत ज्यादा मिस्टेक हो गई है? ऐसे ज्यादा मिस्टेक नहीं हुई। एक तो हमने 3-4 क्वेश्चन में सेम कर दिया था, मार्किंग प्राइस की जगह एसपी कर दिया था, बस एक वो मिस्टेक हुई है। बाकी दूसरी मिस्टेक प्रगति ने की है कि लाइट चलेगी थोड़ी सी एक क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एडजस्ट करने की कोशिश करना। बाकी आपको दिख साफ जाएगा, मेरी गारंटी है उतनी। तो बाकी ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार के लिए वापस बता देता हूँ कि 100 रुपये था, सेम इतना तो वही करना है। बस इतना सा है कि 135 आया है, उसमें जो दे रहे खिलौने उसका भाग दे देना हमें, बाकी 100 मान जाएगा। बाकी आप छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है, ये बड़े सीजीएल लेवल के क्वेश्चन में एग्जाम बनता है। अगर आप सीजीएल वगैरह बड़ी इस तरह की तैयारी कर रहे हो तो आप क्या आएगा, बाकी छोटे छोटे एग्जाम बहुत रेयर चांस में क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको क्वेश्चन अगर
थोड़ा बहुत समझ में आया तो ठीक है, अगर आ जाए तो आप 100% कर लोगे, मुझे पता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में एलडीसी वगैरह एनटीपीसी एग्जाम तो इतना बड़ा क्वेश्चन बनता ही नहीं है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है। तो चलो आई होप मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज हम इस डिस्काउंट टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। आपका एक ही वीडियो आएगा डिस्काउंट टॉपिक का, पूरा सब मिक्सर में आगे 1 या 1.5 घंटे का टॉपिक वीडियो आ जाएगा आपके पास अच्छे से। बाकी इसकी चलना करना, हम आगे वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा अनुपात की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप के बारे में। उसके बाद आपके लगभग थोड़ा बहुत सिलेबस खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम वापस चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे और इसी प्रकार करते रहेंगे। तो आशा करता हूँ मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, और जहाँ पर भी अच्छी अच्छी बारिश हो रही है बारिश का मजा लीजिए, लेकिन सेफ रहिए क्योंकि बारिश बहुत ही अलर्ट घोषित कर चुका है, बहुत ही भयानक तरीके से बारिश अपना विकराल रूप ले रही है। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।